हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इंग्लिश का मास्टर क्लास 2 के अंदर ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ। ठीक है, इसको 52 रूल्स जो मैं हर बार कराता हूँ उससे बाहर तो एयरफोर्स के अंदर कुछ आता नहीं है। क्या मैं इसमें कुछ कम करूँ या फिर इसी को 2-3 पार्ट में कर दूँ और टाइम पास कर दूँ। फिर मेरे को लगा चलो हटाओ, 52 रूल्स को मैं एक क्लास के अंदर करा देता हूँ, वन शॉट के अंदर। और जो इन 52 रूल्स को रट के जाएगा ना, मैं गारंटी देता हूँ ना कि उसका एक भी ग्रामर का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला आपके एग्जाम के अंदर, एयरफोर्स के अंदर। एंड अगर जो समझ के जाएगा उसका सही होगा ही होगा। मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लेन करके भेज दूं आपको। एंड इस मास्टर क्लास को करने के बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है जनाब? तो आप हमारे इंग्लिश ग्रामर की पीडीएफ से करोगे। अगले मास्टर क्लास में या तो मैं पीक्यूआरएस की क्वेश्चन ले आऊं या फिर पैसेज बनाने की ट्रिक्स ले आऊं। देखो अभी कुछ कुछ चीजें रह गई हैं। पीक्यूआरएस का एक, जिसको हम पैराजम्बल कहते हैं, उसकी एक मास्टर क्लास आएगी। पैसेज को कैसे कम टाइम में करना है इसकी एक क्लास आएगी। सिनोनिम्स की आएंगी, ईडियम की आएंगी, वन वर्ड की आएंगी। इन सभी चीजों की आनी हुई बाकी है। ठीक है, तो उन सब की तो आती रहेगी, बट अभी ग्रामर का कॉन्सेप्ट हो गया ना इस क्लास के अंदर। तो आप ग्रामर की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, फिल इन द ब्लैंक्स करो अभी। ठीक है, इस पीडीएफ से। और वोकैब सेक्शन को इसके अंदर से रट्टा मारना शुरू कर दो जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि 80 to 90% चीजें हर बार इस पीडीएफ से आती हैं और इस बार भी आने की मैं गारंटी देता हूँ। इंग्लिश के लिए जिसकी प्राइस 60 रुपीज है, एक्स एंड वाई दोनों के काम आएगा। अगर कोई बच्चा वाई ग्रुप का है तो वो जीके के लिए जीके सारथी पीडीएफ को पढ़ के ही जाना है। जीके सारथी पीडीएफ को हमने देखो पिछले एग्जाम में जितने टॉपिक्स पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज इसको कैटेगराइज करके हमने बना दिया और कुछ एडिशनल क्वेश्चन ऐड कर रखे हमने। हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बाय कर सकते हो इसको, या फिर आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, वाई ग्रुप की मैथ आती है, वो भी पीडीएफ है। वाई ग्रुप की रैगा की रीजनिंग है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इस पीडीएफ को करके ही जाना। ठीक है, आपको मैं गारंटी देता हूं कि जो इतनी सारी पीडीएफ करके जाएगा, और आप 3 दिन इससे प्रैक्टिस करो सभी पीडीएफ, और देखना 3 दिन के बाद आपके मार्क्स कितने बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी बाय कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो। व्हाट्सअप पे आपको बता दिया जाएगा और व्हाट्सअप पेमेंट करने का ऑप्शन, और व्हाट्सअप पे ही आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी अगर आप व्हाट्सअप से बाय करते हो तो। या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय करते हो तो वहां से आपको ईमेल पे सेंड किया जाएगा पीडीएफ आपके। ठीक है, तो वहां से अगर बाय करोगे तो 2, 3, 4, 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस करने, जैसे 40 का चीज है ना वो 48 लग जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा व्हाट्सअप से ही बाय करो, जो एग्जैक्ट प्राइस है उतने में ही पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, करके ही जाना। बाकी देखो रूल नंबर 1, ये सभी चीजें मैंने पहले कराई हैं, और इंग्लिश के रूल्स थोड़ी चेंज हो जाते हैं। नहीं चेंज होते ना कि इस बार कुछ और रूल हो गया, पिछली बार कुछ और। मैंने अलग अलग क्लासेस के अंदर कराई थी, और आज मैं आपको इस सिंगल क्लास के अंदर वन शॉट के अंदर करा दूंगा। टाइम जो भी लगे, मेरे को पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हाफ आवर में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, 1.5 घंटे में हो जाए, जो भी लगे। ठीक है, चलो रूल नंबर 1 क्या कहता है। मैं पूरी ग्रामर तो करा नहीं रहा हूं, पहले ध्यान से देखो। ईदर के साथ और कंजक्शन आता है, नाइदर के साथ नॉर कंजक्शन आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो कंजक्शन आता है, एंड के बोथ के साथ एंड आता है। याद रहेगा बच्चा, ईदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, बोथ के साथ एंड। अब यहां पे भूलता कौन है बच्चा? बोथ के साथ एंड का पेयर भूल जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना, बोथ के साथ एंड याद रखना चाहिए आपको, कि अगर बोथ आया सेंटेंस में तो आगे चल के कहीं टू नहीं आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए। एग्जाम में बोथ के साथ और कर देता है, टू कर देता है, तो गलत हो जाएगा, एंड आना चाहिए। ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल देख लो, इधर राम, ठीक है, नॉर मोहन इज गोइंग टू मार्केट। अब इधर के साथ नॉर आता है क्या? बोलोगे नहीं आता, इसलिए ये गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इधर के साथ क्या आना चाहिए? और आना चाहिए। हालांकि इतना इजी क्या एग्जाम में देगा, मैं बोलता हूं इतना भी इजी नहीं देगा, तो इसी का थोड़ा सा ना और एडवांस वर्जन देगा आपके एग्जाम में। कैसे? ऐसे देखो, रूल नंबर 2 उसी से बेस पे है। अगर इधर के साथ आपने पढ़ा और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, बोथ के साथ एंड आता है, ये चीज आपने पढ़ा। लेकिन इधर के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आ गया है तो और के जस्ट बाद भी कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए। अगर इधर के बाद जस्ट कोई एडजेक्टिव आया है तो और के जस्ट बाद एडजेक्टिव ही आना चाहिए। अगर इधर के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आया है तो और के जस्ट बाद भी कोई नाउन ही आना चाहिए। पोजिशनिंग पे ध्यान देना, एग्जाम में आजकल पोजिशनिंग पे ध्यान दे रहे हैं वो लोग, अलग अलग पोजिशन कर दे रहे हैं। सेम चीज नाउन नीदर, नॉट ओनली बट बोथ के साथ भी आना चाहिए।
अगर इनमें से कोई एक वर्ड के बाद प्रीपोजिशन आया है तो इनके पेयर के जस्ट बाद भी वही प्रीपोजिशन होना चाहिए। इनके इनमें से किसी एक के बाद एडजेक्टिव आया है तो इनके किसी एक पेयर के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए। इनके साथ अगर नाउन आता है तो इनके पेयर के साथ नाउन आना चाहिए। बोलोगे कैसे सर? तो देखो एग्जांपल सर, यहां पे क्या, ध्यान से देखो, इधर राम नॉर मोहन इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो पहली चीज तो गलती पकड़ा हमने, इधर के साथ नॉर नहीं आता इसलिए हमने सुधार दिया, इधर के साथ क्या होगा, और आएगा। पहला तरीका ये। दूसरा क्या, देखो, इधर राम इज गोइंग टू मार्केट और टू सिनेमा, और टू सिनेमा। अब देखो और के बाद यहां पे टू प्रीपोजिशन आया है, इधर के साथ यहां पे राम नाम का एक नाउन आया है। ध्यान से देखो, इधर के जस्ट बाद एक नाउन आया है ना, राम क्या है, नाउन है, और के बाद क्या आया है, एक प्रीपोजिशन आया है। मैंने क्या कहा, अगर इधर के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो और के बाद भी कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए। अगर इधर के बाद अगर कोई नाउन है तो और के जस्ट बाद भी नाउन। इन सब के साथ वही रूल फॉलो करो, ठीक है। तो अब मेरे को देखो कहोगे ना कि ठीक है, तो यहां पे ना अब क्या करो सर, और के बाद एक नाउन ले आओ। तो अब नाम तो इसके अंदर एक ही है ना, राम तो एक ही है, दूसरा कोई इंसान का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब और के साथ गलती नहीं है, इधर के साथ गलती है। कैसे पता चला? और के जस्ट बाद टू सिनेमा है ना, तो क्या इधर कुछ है, इधर टू लगा के कोई ऑब्जेक्ट, तो बोलोगे टू मार्केट है, टू मार्केट है, तो इसका मतलब इधर को ही गलत तरीके पे लाके रखा गया है। तो इसको सही तरीके पे कैसे लिखोगे, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, इधर टू मार्केट और टू सिनेमा। देखो इधर के बाद भी टू आ गया और के बाद भी टू आ गया। बात समझ में आ गया? यहां पे एक ही इंसान के बारे में जिक्र कर रहे हैं, वो दो में से कोई एक जगह आएगा, राम जाएगा या तो मार्केट या फिर सिनेमा। बात समझ में आ रहा हो? पहले सेंटेंस का हिंदी क्या निकल रहा है, या तो राम जाएगा, फिर दूसरा कौन है कि जाएगा, दूसरा कोई है, या तो राम और इसका मतलब दूसरा कोई इंसान, तो दूसरा कोई इंसान नहीं है, तो इसका मतलब इधर का जगह गलत है। राम इज गोइंग, राम जा रहा है कहां भाई, या तो मार्केट या तो सिनेमा। अब जाके ये सही हुआ ना, सही है भाई। आगे देखो, अगला देखो, नाइदर के साथ देखते हैं। नाइदर राम इज रीडिंग नॉर प्लेइंग। अब देखो नाइदर राम का मतलब क्या हुआ, ना तो राम, तो मतलब ना तो राम का मतलब क्या, ना तो श्याम ना तो मोहन, कोई और एक नाम होना चाहिए ना। वो लोग इसमें अब दूसरा कोई नाम है ही नहीं, तो फिर नाइदर का ही इस पे ये पोजीशन गलत है। नाइदर के साथ नॉर तो ठीक है, लेकिन नॉर के बाद देखो क्या है, प्लेइंग, दैट इज जीरंड। जीरंड है, ये आईएनजी फॉर्म में है, तो इसका मतलब कोई और जीरंड है इसके अंदर, तो बोलोगे रीडिंग है सर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, नाइदर का यूज गलत है, तो क्या होगा, राम इज नाइदर रीडिंग नॉर प्लेइंग। अब इसका मतलब क्या हो गया, राम जो है ना तो पढ़ रहा है ना ही खेल रहा है। अब जो कर रहा है वो कर रहा है, उसका मतलब मेरे को नहीं पता क्या कर रहा है वो, लेकिन जो भी है, नाइदर के बाद एक क्या है, आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है, तो नॉर के साथ भी एक जीरंड आया, आईएनजी फॉर्म वाला। तो यही मैं इस रूल के अंदर समझाना चाहता था कि इनके बाद जैसा आएगा, इनके बाद उसके पेयर के साथ भी वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सुधारा जा सकता है, और आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जबरदस्ती का ना इसके अंदर कहोगे नाइदर के बाद राम है तो नॉर के बाद भी कोई नाम लाओ, तो नाम कहां से लाओ, एक ही इंसान का जिक्र कर रहा है तो एक ही इंसान को दो थोड़ी बना दोगे, मार के फोड़ दोगे आधा आधा, ये का नाम राम कर दो, का नाम श्याम, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसका मतलब राम दो काम में से कोई एक काम नहीं कर रहा, तो काम वो खोजो ना। तो राम इज नेदर रीडिंग नॉर प्ले, ऐसे इसको ठीक करो, ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोच रखोगे, चीजें सुधरेंगी। अब देखो यहां से सवाल भर भर के पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। आपने अगर एग्जाम दिया होगा ना तो ध्यान से देखना, ऐसे जब मैं रूल 3-4 जो पढ़ाऊंगा ना वहीं से मैक्सिमम सवाल आते हैं। नो सूनर के साथ देन लगता है, ध्यान रखोगे ना, नो सूनर के साथ देन लगता है। बाकी हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इन सब के बाद एलवाई लगा है, इन सब के बाद वेन लगता है। याद रखोगे ना, जो एलवाई लगे हैं इनके साथ वेन लग रहा है, और बेचारा नो सूनर जिनके साथ कॉम्परेटिव बना रखा है उनके साथ देन लगा रखा है। याद हो गया, नो सूनर के साथ देन आता है, और एग्जाम में आपको ना या तो वेन कर देगा या फिर देन कर देगा, और बच्चा यही भूल जाता है, देन की देन, तो देन नहीं देन। क्या देन आपने पढ़ा ना, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन लगता है, तो नो सूनर भी एक प्रकार का कॉम्परेटिव डिग्री ही है जिसके साथ देन लगता है, ठीक है। बाकी सब छोटा के साथ वेन लगता है। इतना तो बेसिक सा चीज था, ठीक है। बट इसे डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेगा, इसको कुछ एडवांस फॉर्म में पूछा जाता है। कैसे? तो ऐसे। इसमें क्या करना है देखो, नो सुनो, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, कुछ भी हो, इनका पेयर कुछ भी हो, इनके जस्ट बाद या तो डिड आएगा या फिर हैड आएगा। बोलोगे कैसे समझ में आएगा कब डिड आएगा?
भाई देखो, सब्जेक्ट आने से पहले डिड या हैड में से कुछ भी आएगा ना, इसके बाद के वर्ब पे देख लेना। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। याद रहेगा ना, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हैड के साथ क्या आता है भाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इस वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग इसमें भी करेक्शन किया जा सकता है। समटाइम्स क्या दे देगा, देखो, नो सूनर डिड ही रीच्ड, ठीक है, द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। पहली चीज देखेंगे क्या, नो सूनर के साथ देन दे रखा है, करेक्ट। नो सूनर के साथ डिड या हैड दे रखा है, करेक्ट। लेकिन डिड के बाद रिच्ड दे रखा है, ये गलत है। तो डिड यहां पे जब है तो ये रिच्ड होगा ही नहीं। तो बोलोगे इसको हैड बना दे कि इसको रिच बना दे, ना ना ना, ऐसा नहीं कर सकते। अब डिड तो सही है ना, डिड तो आते ही आता है, तो गलत जो है ना, रिच को रिच बना दो। बोलोगे इसको हैड क्यों नहीं बना सकते हैं। अब जब भी आपके एग्जाम में देगा ना, कुछ इस तरीके से देगा, या तो नो सूनर के बाद एक स्लैश लगा देगा, इसके बाद स्लैश लगा देगा, इसके बाद लगा देगा। तो बी ऑप्शन को चूज करना आसान है कि इसमें दो एरर हैं, या तो इसको हम हैड करके सुधार सकते हैं या फिर रिच्ड को रीच करके सुधार सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया, नो सूनर डिड ही और अगला इसके अंदर कर दिया रीच द स्टेशन देन और ये बोल दिया और एक डी में नो एरर कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा ना कि करे तो क्या करे, इसको हैड करे कि इसको करे। तो भाई अपने को ना ये देखना है कि डिड तो आता ही है नो सूनर के साथ, गलत क्या है, डिड तो आता ही है ना, लेकिन डिड के बाद रीच्ड नहीं आता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये सुधारने की जरूरत है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, डिड या हैड के अलावा हैज हैव मत लगा देना, ठीक है ना। तो देखो हमने किया नो सूनर डिड ही रिच, अब वही काम किया नो सूनर सॉरी हार्डली, अब दे रखा है हार्डली ही हैड एंटर्ड द क्लास देन द टीचर स्टार्टेड। अब इसके अंदर कितना कितना गलत है, हार्डली के बाद पहली चीज ना हम देन नहीं लगा सकते, व्हेन आता है। दूसरा, हार्डली के जस्ट बाद ही नहीं आता है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब उसका हैड आता है तब ही आता है, और ही के साथ एंटर्ड का, तो ये तो सही है। लेकिन ही हैड होना नहीं हो चाहिए, हैड ही होना चाहिए। हमने हार्डली के बाद देखो इसको सुधारा, पहले हैड ही किया, फिर देन का हमने वेन किया, तब जाके इसको कह रहे करेक्ट है। तो समझ में आ गया ना इसके साथ कैसे चीजों को यूज करना है। हैड पहले आएगा, डिड पहले आएगा, उसके बाद डिड और हैड के अकॉर्डिंग उसका वर्ब आएगा, एंड हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली और नो सूनर का अपना एक कंजक्शन जो पेयर होता है देन या वेन, वो अपना सही करना होगा। तो ये दो तीन चीजें देखनी है इसके अंदर। एक चीज और देखो इसके अंदर, पता है क्या, समटाइम्स ये सभी चीजों को ठीक लिखेगा, ठीक है, टीचर तक, और ये स्टार्टेड को ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये सब चीज ठीक ठाक लिखेगा और ये स्टार्टेड को स्टार्ट कर देगा, और बच्चा यहां तक ध्यान ही नहीं देगा कि ये क्या कह रहा है। अब खुद से इमेजिन करो, ये चीजें पास्ट की है, पास्ट सेंटेंस में है, हैड तो पास्ट में है ना, हैड एंटर्ड पास्ट में है, तो ये भाई प्रेजेंट में स्टार्ट्स कैसे लिख सकते हो, जब सेंटेंस पास्ट का है तो ये स्टार्ट्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो नो सूनर के साथ डिड पास्ट का है, पूरा सेंटेंस पास्ट में आ रहा था और लेफ्ट को लीव कर देगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा आजकल ना ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि बच्चा ये सब रूल चाट गया है, तो अब वो लोग यहाँ पे खेल जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट को लीव कर दे रहे हैं, स्टार्टेड को स्टार्ट्स कर दे रहे हैं, और बच्चा यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसके दिमाग में नहीं है ना, क्योंकि ये चीजें अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई है बच्चों को। तो अब समझ लो इन चीजों को, मैं खुद पहले इन सभी चीजों को नहीं पढ़ाता था, लेकिन अभी से मैं ये चीज पे फोकस्ड करा रहा हूँ कि अभी एक चीज मैं आपको बढ़ा रहा हूँ कि ये भी ध्यान देना, अगर सब चीज ठीक ठाक लगे ना, तो लास्ट वाला वर्ब भी ध्यान देना कि ये ऑलरेडी सेंटेंस जब पास्ट में है तो आने वाला लास्ट वाला वर्ब भी पास्ट में होना चाहिए। अगर वो भी पास्ट में रहता है तब नो एरर कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ध्यान दे के ही आगे बढ़ना, ठीक है। रूल 5 देखो, लिस्ट के साथ ना हमेशा शुड का यूज होता है, और शुड जब हमारे अधिकार में ना हो तब मे का यूज करते हैं हम। कब? मे का यूज ऐसे एग्जाम में आजकल दिया नहीं जा रहा है, लिस्ट के साथ शुड का ही यूज दिया जाता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। लेकिन अगर शुड हमारे अधिकार में नहीं है तब हम मे का यूज कर सकते हैं। अब उस सिचुएशन में ये नहीं बोलेंगे कि आपने तो शुड पढ़ाया था और शुड ऑप्शन में था ही नहीं तो क्वेश्चन गलत था, नहीं। मैंने क्या बोला, जब शुड हमारे अधिकार में ना हो तो मे करना सही है। जैसे देखो, वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल। अब देखो हमारे अधिकार में शुड और मे दोनों है, जब शुड और मे दोनों है तो प्रेफरेंस हम शुड को देंगे। इसका मतलब हो ना कि मेहनत, ज्यादा कठिन मेहनत करो ना तो फेल हो जाओगे। अब कहोगे ना वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल,
अब इसके अंदर शुड है ही नहीं, तो बोलोगे ठीक है शुड नहीं है ना, तो शुड का प्रेजेंट फॉर्म शैल है, शैल नहीं कर सकते भैया, मॉडल वर्ब कह रहा है आपसे, उसका टेंस फॉर्म नहीं कह रहा है, ठीक है। वर्ब का पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे कह रहा है ना कि इसका फिक्स कंजक्शन बताओ, मॉडल वर्ब बताओ। तो लिस्ट को देख के आप पहले शुड खोजोगे, शुड नहीं है अधिकार में, तब जाके मे को आंसर कर देना, पाप नहीं है, तो इसमें शुड आंसर और इसमें मे आंसर। लेकिन अगर ऐसे दे देना, देखो एग्जांपल के तौर पे आपको ये दे दे कि वर्क हार्ड लिस्ट यू मे फेल, यहां पे दे दे, यहां पे दे दे ए बी सी एंड डी कह दे नो एरर, इसमें क्या करोगे? तो इसमें भाई लिस्ट है ना, लिस्ट, तो लिस्ट को देख के ना आपको ये कहा मैंने, यहां तो आपके अधिकार में है ना सुधारना, कॉमन एरर तो आपके अधिकार का चीज है, तो कहोगे हाँ हम अधिकार ये दावा करते हैं ना कि लिस्ट के साथ शुड आता है, मे नहीं आएगा, तो हम इसमें एरर कहेंगे, नो एरर नहीं कह देना इसको, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मैंने बोला ये अधिकार की चीज है, बट कॉमन एरर में कोई अधिकार नहीं, लिस्ट के बाद शुड ही आएगा, ओके ना। चलो 6 नंबर रूल देखो क्या कह रहा है, लिस्ट के साथ, अनलेस के साथ, अनटिल के साथ, ये सारे नेगेटिव वर्ड में यूज होते हैं, इनके साथ कोई नो, नॉट, नेवर, ठीक है, ये सभी चीजें मत यूज कर देना कभी भूल के भी, ठीक है ना। नो, नॉट, नेवर, ये सभी चीजें यूज हम नहीं कर सकते हैं। कैसे? देखो, यू विल फेल अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब देखो ये चीज क्या है भाई, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे यदि तुम क्या नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे, तो अनलेस में तो ऑटोमेटिकली आ गया, तुम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, तो यू डू नॉट कहां से आ गया? तो ये डू नॉट का यूज करना गलत है, क्योंकि अनलेस अपने आप में कह रहा है नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, तो मैंने यहाँ पे डू नॉट को हटा दिया, सेंटेंस पूरा सही हो गया, ठीक है, मैंने इंसानी भाषा में समझा दिया इसलिए। आगे देखो, यू विल नॉट पास, ये कहना सही है अनलेस यू वर्क हार्ड, क्यों? क्योंकि अनलेस के साथ मैंने बोला, अनलेस के साथ का सेंटेंस ये है, मैंने इसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं जोड़ी है, ठीक है, मैंने इसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं जोड़ी है। दूसरा क्लॉज है अपना जो भी है, यू विल नॉट पास, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना कि तुम फेल हो जाओगे या फिर तुम पास नहीं होगे अगर तुम हार्डवर्क नहीं करते हो तो अनलेस, अनटिल, लिस्ट, ये जहां से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं ना, उनके बाद का सेंटेंस में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। निगेटिव वर्ड जैसे नो, नॉट, नेवर, इनका यूज, इसके पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के लिख सकते हैं, लाइक कैसे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ठीक है। तो भाई ये सही है, ये करेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें दो सेंटेंस है, देखो कॉमा के पहले अनलेस यू वर्क हार्ड है, ठीक है भाई, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, ये एक अलग सेंटेंस है, तो मेरे को अनलेस वाले को नेगेटिव नहीं बनाना है, यू डू नॉट नहीं कर सकते आप यहाँ पे, ठीक है। या फिर यू लिख सकते हो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इस क्लॉज को आगे पीछे करते रहोगे, मेरे को मेन फोकस अनलेस, अनटिल, लिस्ट वाले सेंटेंस पे देना है, उसके दूसरे सेंटेंस पे नहीं देना है। इन तीनों के साथ जो है ना नेगेटिव सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे, इसके बाद में 100 सेंटेंस जोड़ के नेगेटिव बना दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इसके साथ नेगेटिव मत बनाओ, वरना वो बुरा मान जाएगा। जब ये बुरा मान जाएगा तो फिर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग करवा सकते हैं। बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है, और अधिकांश लोग ना बिटवीन के साथ टू कुछ और यूज कर देते हैं, लाइक कैसे, ही स्टूड बिटवीन हिज मदर विथ हिज फादर। अब बिटवीन के साथ विथ का यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करोगे, ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड हिज फादर, मतलब वो अपने माता पिता के बीच में खड़ी है। बिटवीन को देख के ना यहाँ पे एंड याद रखना, जैसे बोथ को देख के ना एंड को याद रखा था आपने, बिटवीन को भी देख के एंड याद रखोगे, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते ना कि बिटवीन 2 AM to 3 PM, ये कहना गलत है, क्यों भाई? हमने जस्ट पढ़ा बिटवीन के साथ क्या आता है, बिटवीन 2 AM एंड 3 PM, ये सही है। आप इसको यू लिख सकते हो ना, फ्रॉम 2 AM to 3 PM, ये कहना चाहिए। फ्रॉम के साथ टू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिटवीन के साथ भाई टू विथ और कुछ मत लेके आओ। बिटवीन कहता है मेरे साथ चुपचाप तुम एंड लेके आओ, अगर दूसरी चीजों को जोड़ना है, किसी और के साथ जोड़ोगे तो फिर हम नहीं जोड़ेंगे, एंड लेके आओगे तो हम फेविक्विक की तरह जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलो, याद हो गया रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 क्या कहता है, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, नॉलेज, दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, बिकॉज अनकाउंटेबल है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउन है। ये नॉलेज को आप काउंट नहीं कर सकते, फर्नीचर को काउंट नहीं करोगे। अब कहोगे चेयर को काउंट करते हैं, मैंने फर्नीचर बोला, मैंने पर्टिकुलर किसी चीज को नहीं बोला, ठीक है। तो फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं बना सकते हैं आप, इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते आप, एडवाइसेस नहीं लिख सकते, नॉलेजेस नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख दोगे गलती हो जाएगा। जैसे राम परचेज 10 फर्नीचर्स, दैट इज इनकरेक्ट। 10 फर्नीचर करो, ठीक है। 10 आर्टिकल ऑफ फर्नीचर करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्नीचर्स करना पाप है। आगे बढ़ते हैं। एडवाइसेस करना गलत है, ही गेव मी एडवाइसेस टू रीड, गलत है, एडवाइस होता है। देयर आर मैनी इंफॉर्मेशंस कहना गलत है, देयर आर मैनी इंफॉर्मेशन ही होगा, ठीक है भाई। तो ये सभी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने लिखवा दिया है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पढ़ो आराम से पहले इसको क्या कह रहा है। यदि किसी नाउन के एंड में एज या ERY लगा है तो वो सिंगुलर की तरह काउंट होता है। इफ एनी नाउन एंड्स विथ एज और ERY देन इट विल बी सिंगुलर। जैसे लगेज, लगेज के एंड में क्या है, एज। गार्बेज, परसेंटेज, वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं। ERY बोले तो पोएट्री, सीनरी, देखो ERY, ज्वेलरी, पोएट्री, मशीनरी, ठीक है। ये सभी एंड में क्या लगा है, ERY। ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिनके एंड में एज या ERY है, और अगर इनके साथ एज या ERY करके आया है जनाब, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपको सिंगुलर होने का डिनोट कर रहे हैं। जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर क्या है, अनकाउंटेबल होने का डिनोट कर रहे हैं, तो आप इसको प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। प्लूरल बना नहीं सकते इनको हम, ठीक है। सीनरीज कहना गलत है, ज्वेलरीज कहना गलत है, पोएट्रीज कहना गलत है, मशीनरीज कहना गलत है, याद रहेगा ना। चलो कुछ एक्सेप्शन भी है, लैंग्वेज और विलेज। लैंग्वेज के एंड में देखो एज आता है, विलेज के एंड में एज आता है, उसके बावजूद भी ये प्लूरल बनते हैं, तो इसका ये अपवाद है, इसको याद रखना। लैंग्वेजेस कहना ठीक है, विलेजेस कहना ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल, देखो इसका सिंगुलर बनता ही नहीं है पहली बात तो। जैसे कैटल, कैटल को ना अगर क्या करना है, ये हमेशा जो है ना प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, इनको सिंगुलर के फॉर्म में नहीं रख सकते आप। अब इसको कैटल्स भी नहीं कह सकते आप, पीपल्स भी नहीं कह सकते आप। पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग नस्ल के लोग, अलग अलग मूल वंश के लोग, ठीक है। क्रूज नहीं कह सकते आप, इन्फेंट्रीज नहीं कह सकते आप। ये एज इट इज यूज होते हैं प्लूरल फॉर्म के अंदर, बिकॉज ये अपने आप में प्लूरल हैं। पीपल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग। कैटल का मतलब बहुत सारे जानवर मिलकर जो मवेशी बनते हैं। क्रू का मतलब क्या हुआ, जो नाव पे जाते हैं ना बहुत सारे, तो सारे मिलकर एक दल, तो वो अपने आप में बहुत सारे लोग हैं। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, तो पैदल सेना में बहुत सारी पैदल सेना चल रहे हैं, तो अपने आप में ग्रुप क्या है, वो बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, तो वो अपने आप में क्या है, प्लूरल चीज है। तो इनको प्लूरल बनाना मत जबरदस्ती का एस लगा के, लाइक कैसे, देयर आर 3 कैटल्स। कैटल्स होता ही नहीं है, कैटल ही होता है इसका, ठीक है। चलो आगे देखो, रूल नंबर 11 क्या कह रहा है। अगर मान लो कोई नाउन है और फिर उसके जस्ट बाद कोई प्रीपोजिशन दे रखा है, और जस्ट जो पहले नाउन यूज हुआ था फिर वही नाउन यूज करके उसके बाद कोई वर्ब यूज करा है, ठीक है। तो ध्यान देना, दोनों जब एक ही नाउन को किसी एक प्रीपोजिशन से जोड़ के देंगे तो दोनों नाउन क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में, और आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में। याद रहेगा, बोलोगे नहीं समझ में आया। देखो मैंने क्या कहा, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, तो ये विलेजेस क्या है भैया, नाउन है। विलेजेस क्या है, सेम नाउन है, और आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब देखो आफ्टर प्रीपोजिशन के पहले भी विलेजेस और उसके बाद भी विलेजेस, मतलब एक ही नाउन आगे पीछे दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये विलेजेस नहीं होगा, विलेज होगा, ये भी विलेज होगा। और यहाँ पे जो हैव नाम का वर्ब है ना, ये भी गलत है, हैव नहीं होगा, हैज होगा, सिंगुलर होगा। तो मैंने क्या लिखा, विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो क्या सीखा आपने, अगर किसी एक प्रीपोजिशन के पहले और उसके बाद में दोनों एक ही नाउन का यूज हो रहा है तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में होंगे, एंड उसके आने वाला बाद वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल, पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस कहना गलत है। याद रहेगा, नहीं याद रहा तो आपकी प्रॉब्लम, आप इसको रिवीजन कर लेना। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी। 14,000 के आसपास बच्चे हैं, वहां पे मैं आपको ये अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। देखो सिप को, डियर को, हेडक्वार्टर्स को, इनिंग्स को, ठीक है, ये सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, लेकिन इनमें एस नहीं लगता है।
सिंगुलर भी अगर यूज करना है तो ऐसे ही यूज करोगे, शिप डियर हेडक्वार्टर्स इनिंग्स। प्लूरल भी यूज करना है तो शिप डियर हेडक्वार्टर्स एंड इनिंग्स। इसमें एस ई एस लगा के प्लूरल मत बना देना। लाइक कैसे, वन शिप है तो वन शिप ही होगा, टू शिप्स है तो टू शिप्स नहीं होगा, टू शिप ही होगा, एस नहीं लगा सकते। डियर माने जो हिरन होता है, डियर्स नहीं लिख सकते उसको, समझ में आ गया। हेडक्वार्टर्स को हेडक्वार्टर्सेस नहीं लिख सकते हम, इनिंग्सेस नहीं लिख सकते हम। जो चीज है वैसी रहेगा, ये चारों के चारों। वैसे और भी इसके साथ नाउन पढ़ाए जाते हैं, बट मैं कहता हूं बस इन्हीं को याद रखो, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो रूल नंबर 13 देखो क्या है। इसका कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, बट एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया। मुकेश हैज 10 शिप, 9 शिप्सेस आर ब्लैक बट 1 शिप इज व्हाइट। तो भाई 10 शिप तो सही है, 9 शिप्सेस क्या होता है, शिप्स तो नहीं होता ना यहाँ पे, तो शिप होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही है जो मैंने अभी पढ़ा रखा है। रूल नंबर 13 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ के साथ, व्हेन के साथ, एज सुन एज के साथ, बिफोर के साथ, आफ्टर के साथ, अनलेस के साथ, अनटिल के साथ, इन केस के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आता है, तो इसके जस्ट बाद आने वाला जो होगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होगा। लेकिन मेनली एग्जाम में दिया जाता है 99% केसेस में इफ वाला क्लॉज। मतलब इफ क्लॉज के साथ अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आया है तो उसके जस्ट बाद फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस आएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता है तो फिर आपको अगली भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान दोगे आप। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रामर टेंस का ना स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा सकता, मेरे अंदर अभी उतना पेशेंस नहीं है। आप क्योंकि उतने छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इफ के साथ हमने कहा ना कि 99% केसेस में इफ क्लॉज देता है। इफ के जस्ट बाद क्या है, ही विल गो टू दिल्ली, ही विल सी द रेड फोर्ट। मैंने क्या बोला है, इफ के जस्ट बाद क्या आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा। तो भाई विल कब से प्रेजेंट इंडिफिनिट में आने लगा, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट के अंदर है। तो यहां पे क्या होगा, विल को हटा दो, गोज कर दो, ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। इफ ही गोज टू दिल्ली, अब ये ठीक है, ही विल सी द रेड फोर्ट, बिकॉज ये फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा, जैसा कि हमारा इसका स्ट्रक्चर के अंदर कहा गया था। ठीक है भाई, अब देखो इसको ना आप आगे पीछे भी लिख सकते हो। इफ क्लॉज को ना बाद में लिख सकते हो और जो सेकंड क्लॉज है उसको पहले लिख सकते हो। जैसे देखो, ही विल सी द रेड फोर्ट, मैंने पहले से बाद वाले सेंटेंस को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ ही गोज टू दिल्ली, अब ध्यान यही देना कि मेरे को इफ के जस्ट बाद वाला ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखना है। अब इसको तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट मत बनाने लगना, क्यों, इसको क्यों बनाएंगे, इसमें तो इफ जुड़ा ही नहीं है। जिसमें इफ जुड़ा है, एज सून एज जुड़ा है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे अगर सेकंड सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है तो। ठीक है, बाकी कंडीशनल सेंटेंस इफ क्लॉज वाला भी और पढ़ना है, मैं एंड में पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, इसी क्लास के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो, मैंने इंग्लिश मॉक टेस्ट के दौरान, देखो मेरे को ना, आप कह रहे हो कि इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 100 तक आप नहीं करा पाया। एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि मैं सिर्फ इंग्लिश की 100 मॉक टेस्ट कराऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में ये नहीं कहा था ना कि मैं रगा का मास्टर क्लास कराऊंगा, रगा की इंग्लिश का मास्टर क्लास कराऊंगा। बट आपकी डिमांड जब बढ़ गई तो ये अकेला इंसान कैसे पॉसिबल है वो सभी चीजों को कराते। इन मटेरियल्स को प्रिपेयर करने में टाइम लग जा रहा है, तो इंग्लिश की 100 पॉसिबल ही नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट ही खराब है, इंग्लिश में मॉक टेस्ट में 100 करा दूंगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा आपके पास, तो क्या करोगे मॉक टेस्ट करके। तो फिर जिसको जो बोलना है वो बोलो कि मॉक टेस्ट आपने 100 नहीं कराया। मैं उस टाइम को आपको इधर रगा के मास्टर क्लास पे मैं दे रहा हूँ, इंग्लिश के मास्टर क्लास पे दे रहा हूँ, इसमें भी तो टाइम जा रहा है ना। क्योंकि जिस मॉक टेस्ट के अंदर ऐसे सवाल जब आ रहे थे ना, इट इज हाई टाइम से रिलेटेड, तो बच्चा आंसर ही गलत कर दे रहा है, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उसको। तो रूल 14 देखो, जब भी इट इज टाइम आएगा ना स्ट्रक्चर के अंदर और उसके साथ सिंस है, ध्यान देना, सिंस रहेगा तो ही आगे वाला आने वाला सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट बोले तो हैज है प्लस V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे इट इज 10 ईयर्स, इट इज टाइम का मतलब होता है समय। इट इज एक अलग चीज है, देखो इट इज टाइम करके ना, या फिर इट इज हाई टाइम करके एक अलग स्ट्रक्चर है। मैं इट इज टाइम का मतलब एक समय यहां पे दिया रहेगा, तब कोई समय दिया रहेगा और उसके जस्ट बाद अगर सिंस दिया रहेगा तब, इस रूल को लगाना है। इट इज 10 ईयर्स सिंस आई सॉ हर, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, कोई टाइम दिया रहेगा और उसके साथ सिंस है इट इज के बाद, तो आगे आने वाला प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। आई हैव सीन, आई के जस्ट बाद हैज तो कर नहीं सकते, आई हैव सीन करो। ठीक है, अब इसी पे आधारित ना एक चीज मैं आपको पढ़ाता हूं। अगर इट इज टाइम
ये एज इट इज, टाइम को TIM ही रखना, ये समय नहीं देगा 10 years 12 years नहीं, इट इज हाई टाइम, ऐसे करके कुछ लिख किया सेंटेंस में तो उसके बाद प्रेजेंट इंडिफरेंट रखते हैं, ठीक है। इट इज टाइम, ठीक है, टू स्टडी या फिर इट इज टाइम स्टडी, ऐसे करके सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो वो अलग रूल है और ये अलग रूल है। इस टाइम का मतलब समय और उस वाले टाइम का मतलब टाइम एज इट इज आएगा, ठीक है। चलो, फॉर और सिंस का यूज बहुत बच्चा भूलता है। देखो, फॉर जब भी हम कोई चीज काउंट कर रहे हैं, गिनती की संख्या विथ काउंटिंग नंबर या फिर कोई ड्यूरेशन होना, तो उसके साथ फॉर का यूज करते हैं। जैसे क्या, ONE1, TWO2, THRE3, 4, 5 डॉट 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 कुछ भी रहे या फिर A या N रहे, इनके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। सिंस क्या करेंगे, कोई एक फिक्स टाइम रहेगा, जैसे 1987, 2001, 2025, ये तो एक फिक्स टाइम है ना कि किस साल में भाई 2000, मैं बोलूं 4 साल में मैं कर दूंगा, लेकिन 4 साल कब का पता नहीं है, तो उस सिचुएशन में फॉर का करोगे। मैं बोलूंगा ना कि मैं 2025 में कर दूंगा, तो आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या आएगा भाई, सिंस का यूज होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं ना कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दैट इज ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद भी क्या आता है, सिंस का यूज आता है, ठीक है। उसके साथ क्या आता है, सिंस का यूज आता है। अगर मैं बोलूं यस्टरडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह वगैरह, तो उसके साथ सिंस। कोई एक फिक्स टाइम रहेगा, 4 PM, 6 AM, जो भी ऐसे करके कुछ टाइम रहेगा, उसके साथ सिंस, ठीक है। चाइल्डहुड हो गया, ये सभी कोई सिचुएशन है आपके लाइफ का, उसके साथ भी सिंस आता है, जिसको अवस्था कहते हैं हम, चाइल्डहुड, मॉर्निंग एक्सेट्रा, इसके साथ सिंस का यूज होता है। चलो, अब इसको मेरे साथ में फिल करो। मैं बोलता हूं 10 days, तो इसके साथ क्या करोगे, वो कौन सा 10 days भाई नहीं पता मेरे को, तो मैं कहूंगा 4। मैं कहूंगा 2 PM, 2 बजे, ठीक है। तो समझ में आ गया, मैं आपको काम, मैं अगर कह रहा हूं ना कि मैं 2 बजे ये चीज कर दूंगा, मतलब ये एग्जैक्ट मैं बता दे रहा हूं ना कि जब मैं बोल रहा हूं 2 बजे, तो मैं 2 बजे कर दूंगा, एग्जैक्ट टाइम है, तो उसके साथ सिंस होगा। चाइल्डहुड इज ए स्टेट, कोई एक स्टेट है, हमारे अवस्था है ये, ठीक है। कब हमारे किस स्टेज में थे हम लोग, तो ये एक अवस्था है, इसके साथ सिंस करेंगे। बचपना के बारे में कह रहे हैं, बचपन में, चाइल्डहुड, बचपन। अब मैं कह रहा हूं 1 मार्च, ठीक है। 1 मार्च क्या है, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंस का यूज होगा। मैं बोलता हूँ 5 days, तो ऑब्वियसली से 4 आ जाएगा, काउंट कर रहे हो आप इसको, ये 4 नहीं, FOR 4, ठीक है। 4 years, 4 years, NR 4 NR, मंडे, सिंस, क्या आया, मंडे के पहले सिंस आ गया, ठीक है। चलो, अब देखो एक चीज याद रखो, एज या सो के बाद ना एज का ही यूज होता है, किसी और कंजक्शन का यूज मत कर देना। एज के साथ लाइक मत कर देना, ठीक है। एज के साथ सो मत कर देना, ठीक है ना। एज के बाद या तो एज आएगा या फिर सो के बाद एज आएगा, ठीक है। अगर कोई कंजक्शन आ रहा है एज के बाद, तो विद मत कर देना, लाइक मत कर देना, एज ही आएगा। कैसे, ही इज एज रिच लाइक आई नहीं, ही इज एज रिच आई, मतलब ही इज एज रिच एच आई, एज दोनों साइड आएगा। अब देखना एक चीज और ध्यान रखना, एज के बीच में ना पॉजिटिव डिग्री का यूज करना, रिचर या फिर रिचेस्ट का यूज मत कर देना, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री का यूज करना, रिच एक पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अब आई की जगह पे ना आपको मी नहीं कर सकते हो, एज के जस्ट बाद ना सब्जेक्टिव केस आता है, देखो मैंने लिखा है एज प्लस सब्जेक्टिव केस, ही, आई, सी, यू, नेम, ये सभी सब्जेक्टिव है। मैं ये लिखूंगा ना, ही इज एज रिच एज मी, दैट इज इनकरेक्ट, मी नहीं होता है, आई होता है। मी तो एक ऑब्जेक्टिव केस है ना, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी है, तो हम मी को नहीं लिख सकते, आई को ही लिखेंगे, ही इज एज रिच एज आई, ओके। चलो, अब इसमें क्या, यू आर नॉट सो रिच लाइक मी। पहली बात तो ये कि सो के बाद लाइक नहीं आता, दूसरी बात तो ये कि इसके बाद मी नहीं आएगा, अगर एज करोगे तो क्या आएगा, सो रिच एज आई, एज के बाद तो भाई आई आना है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना, दोनों चीज देख के सुधार लोगे आप, इन सभी रूल्स को थोड़ा सा का ध्यान दोगे तो। ईच और एवरी के बाद ना हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही आएगा, याद रहेगा। ईच और एवरी के बाद ईच करो या फिर एवरी करो, इनके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही आएगा, या फिर ईच एंड एवरी भी रहेगा ना। ईच एंड एवरी अगर एक साथ आ जाए तो इनके साथ भी वही होगा, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब एंड देख के ना प्लूरल मत समझ लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल एग्जाम में। ईच एंड एवरी अगर एक साथ आ गए तो ये मत सोचना 2 हो गया तो प्लूरल कर दो, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी भी आ गया तो आने दे, सिंगुलर ही करेंगे हम, ठीक है।
जैसे देखो ईच गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये ईच के साथ गर्ल्स कहां से आ गया, ये लफड़ा है ना, तो गर्ल्स नहीं होगा गर्ल होगा, आर नहीं होगा इज होगा, ठीक है, तब जाके सेंटेंस सही होगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से, देखो नोट में, ईच एंड एवरी के साथ भी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आता है। चलो हाँ देखो, एवरी बॉयज हैव अ मोबाइल फोन इज इनकरेक्ट, एवरी बॉयज नहीं होगा, एवरी बॉय होगा, हैव नहीं होगा, हैज होगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, ईच एंड एवरी देख के प्लूरल मत समझ लेना, गर्ल्स नहीं कर देना, आपको गर्ल ही करना होगा, हैव नहीं कर देना, हैज ही करना होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो ए एंड द, ठीक है, इसके बाद अगर कोई नाउन आता है और उसको एंड से जोड़ के फिर कोई ए एंड द आता है, उसके बाद भी अगर कोई नाउन आता है, इसका मतलब क्या, अगर कोई आर्टिकल आया, ठीक है, अगर कोई आर्टिकल आया और इसके बाद कोई नाउन आके एंड से जुड़ रहा है, फिर कोई आर्टिकल आ रहा है, उस आर्टिकल के बाद भी तो नाउन आएगा ही, तो उसके बाद प्लूरल वर्ब करो, ठीक है। जब दो नाउन हो करना, एक सेंटेंस के अंदर दो नाउन एंड से जुड़े हैं, ध्यान से सुनना, दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों नाउन के पहले अलग अलग अपना अपना आर्टिकल मेंशन्ड है, तो इसका मतलब वो अलग अलग दो लोग हैं। जैसे देखो क्या है, जब दो लोग हैं तो प्लूरल वर्ब यूज करोगे ना, क्या है, द ऑनर एंड द सीईओ हैज कम, तो इसका मतलब क्या हो गया, द ऑनर, यहां पे भी द है, एंड द सीईओ यहां पे भी द है, इसका मतलब ऑनर कोई और है, सीईओ कोई और है, याद हो गया ना, ऑनर कोई और है, सीईओ कोई और है, तो यहां पे जब दो लोग हैं तो हैज नहीं करके हम हैव करेंगे। बात समझ में आ गया, बोलोगे हाँ समझ में तो आ गया। एक चीज और मैं बताऊं, अगर यही यहां पे द नहीं रहता ना, द ऑनर एंड सीईओ होता, मैं आगे दिखा रहा हूं, देखो अगर वहीं पे मैं यू कर दूं ना, द सीईओ एंड ऑनर हैव कम, अब इस ऑनर के पहले अगर मैं द ना लगाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चुट्टा सीईओ है ना, यही ऑनर है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक के पहले आर्टिकल लगा है, और एक के पहले आर्टिकल लगा मतलब ये दोनों एक ही इंसान है, और एक ही इंसान है तो हैव का यूज थोड़ी कर सकते, तो प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर हैज का यूज करो। बात समझ में आ गया। चलो आगे देखो, ना सिर्फ आर्टिकल बल्कि पोसेसिव एडजेक्टिव का भी वही चीज है। देखो क्या, माई, माई का मतलब क्या होता है, मेरा, मेरे अंकल एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों के लिए माई माई आ गया ना, बाबू बाबू नहीं आया, माई माई आया, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग लोग हैं, तो इनके लिए हैव का यूज सही है। लेकिन अगर मैं इस माई को हटा दूं तो फिर क्या, माई अंकल एंड बेस्ट फ्रेंड, देखो माई अंकल एंड बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब क्या, बेस्ट फ्रेंड के पहले कोई माई नहीं लगा है, तो इसका मतलब मेरे अंकल ही जो है ना मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो एक ही इंसान का जिक्र कर रहे हैं तो हम हैज का यूज करेंगे, हैज कम। ओके आगे देखो, अ ब्लैक एंड अ वाइट एंड अ ब्लैक कैट्स आर कमिंग, ये कैट्स सही है, ये आर सही है, क्यों, क्योंकि एक सफेद बिल्ली है और एक काली बिल्ली है, दोनों को एंड से जोड़ रहे हैं, मतलब दो बिल्लियां हो गई, तो दो बिल्लियों के लिए कैट्स करोगे, आर करोगे, सही है। लेकिन मैं एक का ए हटा दूं तो नीचे देखो मैंने हटा दिया, अ वाइट एंड ब्लैक, अब मैंने एक का ए हटा दिया, मतलब एक ही बिल्ली है जो व्हाइट भी है ब्लैक भी है, एक ही के ऊपर दो कलर है, तो एक ही बिल्ली है तो कैट्स थोड़ी कर सकते हैं, कैट होगा और आर का इज हो जाएगा। क्लियर है, ये बहुत ही पॉपुलर रूल्स है। आगे देखो 19 नंबर, देखो आपने पढ़ा ना कि इधर के साथ नो और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। अब ठीक है, और नॉर ये सभी अगर सेंटेंस से हो, सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनके बाद आने वाला वर्ब जो होगा ना नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। वर्ब हमेशा क्या होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और ये मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई लिख भी रखा है। कैसे भाई, देखो मैं क्या कर रहा हूं, द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज इंग्लिश में भी लिख रखा है। अब एग्जांपल देखो इसका, मैंने क्या बोला, ईदर यू और आई डैश डूइंग वेल, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर बना रखा है ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखो वर्ब कहां पे फिल करना है, यहां पे, तो क्या करेंगे, आई के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, और के जस्ट नजदीक में क्या है, यहां पे जो वर्ब आएगा उसके नियरेस्ट में क्या है, और, तो और, ठीक है, और के नियरेस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है भाई, इधर और आया है ना, तो वर्ब यहां पे मेरे को एक फॉर्म फिल करना है, तो इस वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, एक सब्जेक्ट तो यू है और एक सब्जेक्ट आई है, तो लेकिन वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो हम यू के अकॉर्डिंग ना आर नहीं कर सकते हैं, आई के अकॉर्डिंग करेंगे हम एम का यूज। अब हैज हैव थोड़ी करेंगे, हैज हैव के बाद यहाँ पे डूइंग थोड़ी होगा, एम या आर के साथ ही ना है डूइंग होगा, तो हम यहाँ पे आई एम करेंगे, आर मत कर देना कि दो लोग देख के, नहीं,
ईदर और, ये दोनों किसी एक को चुनते हैं। जब किसी एक को चुनते हैं तो भाई जो वर्ब फिल कर रहे हैं तो वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को चूज करेंगे। तो आई के साथ आर आता ही नहीं है, एम आता है, सिंपल। जैसे एक चीज और देखो इसके अंदर, बताओ एम यू और आई डूइंग वेल, वही चीज है ना, देखो वही सेंटेंस है, थोड़ा सा कहानी बदल दिया है हमने, यहाँ पे इधर हटा दिया, सिर्फ और आया है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे और आ रखा है। तो मैंने बताओ यहाँ पे डूइंग तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एम का जो यूज है यू के साथ करा है, तो ये क्या सही है? और को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि एम का यूज यू के अकॉर्डिंग होगा, तो यू के साथ एम का यूज थोड़ी होता है, एम का यूज गलत है, आर का यूज सही है यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था, इसको आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है भाई। चलो 20 नंबर रूल क्या कह रहा है? विथ, अलॉन्ग विथ। अभी जो रूल आपने पढ़ा ना, इसका जस्ट ये जो रूल पढ़ा ना मैंने आपको, इसका ऑपोजिट रूल पढ़ो 20 नंबर में। विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, एंड नॉट। ये सभी जो चीजें हैं क्या है? विथ के साथ, अलॉन्ग विथ के साथ, टुगेदर विथ के साथ, एज वेल एज के साथ, एंड नॉट के साथ, अगर ये सभी सेंटेंस में आते हैं तो ये हमेशा इनके बाद जो वर्ब का यूज होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। कैसे होगा भाई? देखो, यू विथ योर ब्रदर्स, अब यहां पे योर ब्रदर्स है ना, ठीक है, तो सॉरी योर ब्रदर है ना, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? हैज का यूज कर दिया होगा आपने कि ठीक है तुम्हारा भाई सिंगुलर है तो हैज सही है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, विथ को देख के समझ लो ना कि योर ब्रदर के अकॉर्डिंग नहीं, इस सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दो है ना, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा। रूल में वही ना पढ़ा, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, नॉट वेल एंड नॉट, इनके बाद क्या होगा? जो वर्ब आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो भाई यू के अकॉर्डिंग इसमें फिल करोगे तो हैज नहीं आएगा, यू के साथ हैव का यूज करते हो, ठीक है। यू विथ योर ब्रदर हैव, अगर यहां पे ही रहता ना तो यहां पे हैज ठीक था। मैंने ये बोला माई ब्रदर अलॉन्ग विथ 5 बॉयज आर कमिंग, तो बोलोगे ठीक है 5 बॉयज के लिए तो आर सही है, मैं बोलता हूं नहीं गलत है, बोलोगे कैसे गलत है? क्यों भाई? यहां पे मैंने क्या बोला? देखो अलॉन्ग विथ है, जब अलॉन्ग विथ है तो माई ब्रदर के अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब को यूज करो। आर गलत है, यहाँ पे क्या होगा? माई ब्रदर इज कमिंग करना होगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है आपको अगर आप ध्यान नहीं दोगे। तो इसी से रिलेटेड सवाल ही पूछता है एग्जाम में, कुछ एक्स्ट्रा पूछता ही नहीं है। अब देखो फॉर्मर और लेटर में क्या फर्क है, फर्स्ट एंड लास्ट में क्या फर्क है, ध्यान से सुनना। फॉर्मर का मतलब होता है पहले का, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, फर्स्ट का मतलब होता है पहले और लास्ट का मतलब होता है बाद वाला। इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है वो समझाओ। बट फर्क समझना क्या जरूरी है इसके अंदर, देखो लिख रखा है सब कुछ इधर नीचे। जब केवल दो में से पहले और बाद वाले को चुनना हो तो पहले के लिए क्या करेंगे? फॉर्मर का यूज करेंगे और बाद वाले के लिए लेटर का यूज करेंगे। लेकिन जब दो से कोई चीज ज्यादा है, जब बहुत ज्यादा चीज है ना, तो उसमें से किसी एक पहले वाले को चुनना है तो फर्स्ट को चूज करो और लास्ट को चुनना है अंतिम को तो लास्ट का यूज करो, ठीक है। जब सिर्फ दो चीजें रहेंगी तो पहले के लिए फॉर्मर, बाद वाले के लिए लेटर। जब बहुत ज्यादा चीज है तो पहले के लिए फर्स्ट एंड अंतिम के लिए लास्ट, ओके। जैसे देखो राम एंड मोहन आर 2 ब्रदर्स, जब दो लोग हैं फिर फर्स्ट इज डल बट लास्ट इज इंटेलिजेंट, तो फिर गलत है ना, फर्स्ट और लास्ट तो नहीं हो सकता जब दो ही लोग हैं। तो फॉर्मर इज डल बट लेटर इज इंटेलिजेंट, ये चीज याद रहेगा आपको। वहीं पे जब क्या कह रहा है 10 बॉयज आर देयर, द फॉर्मर 1 इज टॉल बट लेटर 1 इज ड्वार्फ, जब बहुत सारे लोग हैं द फॉर्मर का यूज करना गलत है भाई, तो क्या होगा? द फर्स्ट, और लेटर की जगह पे क्या होगा? लास्ट, ठीक है। द फर्स्ट 1 इज टॉल, द लास्ट 1 इज ड्वार्फ, ठीक है। चलो, तो ये सभी चीजें थोड़ा सा समझने वाला था, जहां से इंपॉर्टेंट चीज बन रहा था। रूल नंबर 22, ठीक है, इसके अंदर भी सेम चीज है, थोड़ा सा अलग है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलेगा ना आपको? फर्स्ट का यूज और फॉरमोस्ट का यूज में इनके बीच में डिफरेंस क्या है? जब भी मैंने बोला ना कि जब दो से ज्यादा लोग रहेंगे तो उसमें से पहले वाले चुनने के लिए फर्स्ट का यूज करते हैं, लेकिन फॉरमोस्ट का मतलब ही अलग होता है, मीनिंग ही अलग होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है फॉरमोस्ट, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है। फर्स्ट का मतलब जब दो से अधिक रहेंगे तो उसमें से पहला, और फॉरमोस्ट का मतलब महत्वपूर्ण या फिर इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब तो इनका यूज ही समझ में आ गया ना कि नेहरू वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया नहीं थे, वो फर्स्ट पर्सन थोड़ी थे इंडिया के, फॉरमोस्ट पर्सन थे उस समय, महत्वपूर्ण आदमी थे। नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह सकते हो। चलो रूल 23 क्या कहता है, फर्दर एंड फार्दर में फर्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर का मतलब होता है अगला, नेक्स्ट, ठीक है, फर्दर का मतलब नेक्स्ट, अगला। फार्दर का मतलब होता है दूर का। क्या मतलब, दूर का, डिस्टेंस को बता रहा होता है, दूर का। आई नो, एग्जाम्पल देखो, आई नो फार्दर ट्रेन टू पटना, मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है कि दूर का ट्रेन कौन है पटना का, दूर का ट्रेन थोड़ी बताता है कोई। इसके बाद अगला ट्रेन कौन है ये लोग पूछते हैं, तो फर्दर ट्रेन, याद रखोगे ना, फर्दर ट्रेन टू पटना, कहेंगे ना हाँ मुझे पता है कि अगला कौन सा ट्रेन है पटना जाने वाला, यही ना पता होगा, थोड़ी कि दूर का कौन ट्रेन है, दूर का क्या ट्रेन होता है। आई देखो, फिर एक अगला एग्जाम्पल है, आई नो फर्दर प्ले ग्राउंड फ्रॉम माई हाउस, मैं कहता हूँ कि अगला प्ले ग्राउंड कौन सा है, नहीं, दूर का प्ले ग्राउंड कौन सा है, ठीक है, फार्दर प्ले ग्राउंड कौन सा है। चलो बाकी देखो, ये जितने भी वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, सुप्रियर, प्रीफर, प्रिफरेबल, इन सब के बाद ना कॉमन ईयर के क्वेश्चन में देन यूज कर देता है, लेकिन होता कि एक्चुअली टू का यूज होता है। जूनियर के बाद टू, सीनियर के बाद टू, इन्फेरियर के बाद टू, सुप्रियर, प्रीफर, प्रिफरेबल, सबके बाद टू का यूज होता है। सबका हिंदी मीनिंग यहाँ पे लिख रखा गया है, आप पढ़ लो, ठीक है। इनके बाद हमेशा टू का यूज करना, देन या देन का यूज नहीं करते हैं हम। जैसे यू आर जूनियर देन मी नहीं, यू आर जूनियर टू मी, ओके। आई प्रीफर कॉफी देन टी नहीं, आई प्रीफर कॉफी टू टी, प्रीफर की वजह से मेरे को टू लगाना पड़ा। ये एग्जाम में आएगा तो ये मत कहना कि पढ़े नहीं थे हम। आगे आ जाओ, प्रीफर जो है ना, अब एक चीज ध्यान दो, प्रीफर से रिलेटेड है, प्रीफर के बाद अगर कोई जीरंड आ रहा है, मतलब नाउन या फिर कोई वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ रहा है, तो उसके बाद अगर टू आ रहा है तो वो भी क्या होगा, जीरंड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, नाउन फॉर्म में ही रहेगा या फिर जीरंड फॉर्म में रहेगा। जैसे क्या है, मैंने बोला आई प्रीफर कॉफी टू टी, ठीक है, कॉफी भी नाउन है, टी भी नाउन है, प्रीफर के साथ टू आया तो दोनों के टू के आगे पीछे क्या आया, नाउन आया। तो फिर मैंने बोला आई प्रीफर रीड टू स्लीप नहीं कह सकते हैं, रीड कोई नाउन नहीं है, रीड क्या एक वर्ब है, स्लीप भी वर्ब है, लेकिन कभी कभी कुछ वर्ब में ना आईएनजी लगा के उसको नाउन बना देते हैं। तो रीडिंग क्या है, एक नाउन ही है जिसको हम जीरंड कहते हैं, जीरंड के यूज करते हो आप, जीरंड मतलब आईएनजी लगाना, ठीक है। तो प्रीफर और टू के साथ में दोनों आगे पीछे जो होंगे वो आईएनजी फॉर्म का कोई वर्ब होगा, बेस फॉर्म का नहीं होगा। बेस फॉर्म मतलब V1 नहीं होगा, हमेशा आईएनजी फॉर्म का रहेगा, और ये चीज एग्जाम में देता है तो भूलना मत, इस रूल के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया है। फिर देखो वन ऑफ द, ये चीज याद रखना, वन ऑफ के बाद ना, वन ऑफ के बाद तो पहले द का यूज होगा, द के बाद कोई प्लूरल नाउन आएगा, ये भी कभी कभी छोड़ देता है, कॉमन ईयर के क्वेश्चन में ना ये दे देगा, ही इज वन ऑफ बेस्ट बॉय, सब ठीक रहेगा, द छोड़ देगा, तो द को भी पकड़ना है। वन ऑफ के बाद ना द लगता है, उसके बाद प्लूरल नाउन ही आता है, ठीक है। जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय नहीं, बॉयज प्लूरल चाहिए मेरे को नाउन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, तब जाके ये सही होगा। क्लियर है बच्चा। चलो फिर कह रहा है धीरज सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। अब इसका मतलब क्या हुआ ना, वन ऑफ का यूज पता है क्या होता है, एक्चुअली समझो पहले। वन ऑफ का मतलब, वन ऑफ द का मतलब होता है ना कि आप बहुतों में से ना किसी एक को चुन रहे हो, तो बहुतों में से, तो उसके बाद तो बहुत के लिए प्लूरल नाउन में से कोई एक इंसान के बारे में बात कर रहे हो, तो बहुत लोग में से प्लूरल नाउन करो, उनमें से एक मतलब आप वन ला रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि धीरज सर इज, धीरज सर जो है वन ऑफ द बेस्ट टीचर, तो टीचर नहीं टीचर्स, जो बहुत सारे बेस्ट टीचर्स हैं ना उनमें से धीरज सर एक है, ऐसा कह सकते हो। तो टीचर्स कहना होता है ना कि टीचर, प्लूरल नाउन लाना होता है, ठीक है। अब देखो नो प्रीपोजिशन प्लस लास्ट, लास्ट के पहले जनरली ना कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। जैसे लास्ट मंथ, लास्ट डेज अगर रहा, ठीक है, तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। नेक्स्ट के बाद भी, नेक्स्ट के पहले भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डेज के लिए, ठीक है। जैसे क्या है, ही केम हियर ऑन लास्ट मंडे, नहीं, ही केम हियर लास्ट मंडे, ठीक है। डे का कोई नाम है ना, मंडे, जनवरी, फरवरी, कुछ भी रहेगा, लास्ट प्लस सिर्फ मंथ रहेगा, तो उसके लिए कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, बट सुनना आगे मैं बताऊंगा कुछ। फिर वही काम नेक्स्ट में भी करोगे, यू विल कम हियर ऑन नेक्स्ट संडे, तो ऑन नहीं, नेक्स्ट संडे, जस्ट नेक्स्ट संडे। बट इसका ना एक चीज आगे देखना, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट के पहले, नेक्स्ट और लास्ट के पहले अगर कोई डे का नाम या मंथ का नाम आ जाए ना, तब उसके पहले ऑन का यूज करोगे आप, ठीक है। जैसे ना मंडे लास्ट है, ही विल कम हियर मंडे लास्ट, पहले क्या था, लास्ट मंडे,
अभी क्या है, मंडे लास्ट। फर्क समझ में आ रहा है ना कि नाम अगर लास्ट के पहले आ जाए तो फिर ऑन का यूज करोगे, संडे नेक्स्ट आ गया तो उसके पहले ऑन का यूज करोगे। बात समझ में आ गया? दोनों में फर्क तो दिख गया होगा, इंसानी भाषा मैंने समझाया, अब क्या चाहिए। अब देखो एगो और लास्ट को देखकर समझ जाना ना आप कि एग्जाम में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सेंटेंस के अंदर अगर एगो आ रहा है, लास्ट आ रहा है, ठीक है, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ऐसा कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो समझना ये पास्ट के बारे में बात की जा रही है। एगो आ रहा है तो भी समझ लेना पास्ट के बारे में बात की जा रही है, और पूरे टेंस को पास्ट बना देना। लाइक देखो, ही कम्स हियर अ मंथ एगो, अ मंथ एगो मतलब एक महीना पहले, तो कम्स थोड़ी हो जाएगा, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज करते हैं, तो केम हो जाएगा ना पास्ट इंडिफिनिट में, ही केम हियर अ मंथ एगो। ये चीज ना बड़े बड़े कॉमन एरर्स के अंदर पकड़ने में बहुत ही हेल्प करती है। मैंने छोटा सा दिखा रखा है एग्जांपल, और जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अगो लास्ट देख के आप बड़े बड़े कॉमन एरर में पकड़ना शुरू कर दोगे। अभी तो मैं बेस तैयार करा रहा हूँ आपका, उसके बाद आप हमारे पीडीएफ से प्रैक्टिस करो। इसी को हम लोग मद्देनजर रखते हुए ना, ध्यान में रखते हुए पीडीएफ को रेडी करा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एगो और बिफोर में क्या फर्क है? दोनों में तो पहले होता है, दोनों का मतलब तो पहले ही होता है। एगो ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, और बिफोर का जनरली यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं हम लोग, याद रहेगा। बिफोर का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में जनरली करते हैं, हर वक्त नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम, और एगो का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो ये दोनों में फर्क समझना। जैसे राम केम हियर अ मंथ एगो, नहीं बिफोर नहीं, राम केम हियर अ मंथ एगो, क्यों? ये पास्ट इंडेफिनिट है, राम केम, ठीक है, तो ये क्या करा आपने? एगो किया। अब मैंने ये कहना राम हैड कम हियर अ मंथ बिफोर, अब यहाँ पे एगो करना गलत है। राम आया था ना, तो क्या ना कि एक महीना पहले आ चुका था, तो भाई वो एगो का यूज नहीं बिफोर का यूज करो, ठीक है। दोनों में समझ में आ गया। टेंस पकड़ो, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट के साथ V2 पास्ट इंडेफिनिट, एगो पास्ट इंडेफिनिट के साथ, बिफोर पास्ट परफेक्ट के साथ। चीजों को माइंड में रखना। आगे देखो रूल नंबर 31 क्या कह रहा है। इफ क्लॉज से रिलेटेड मैंने जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस बताए थे यहां पे मैंने दे रखे हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस सोचना, पहले मैंने क्या पढ़ा था? इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट आ रहा है, अगला फ्यूचर इंडिफिनिट आएगा, मैंने ये चीज पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। इफ, एज सुन एज, ये सभी चीजों में, बट मैं सिर्फ इफ क्लॉज को लेके चल रहा हूँ। इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आता है तो अगला फ्यूचर इंडिफिनिट आएगा, ये चीज पता है ना। जैसे देखो, या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट पहले भी लिख सकते हैं, तो आगे चल के इफ के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा, ये भी चीज मैंने पहले जिक्र कर रखा है। जैसे एग्जांपल देखो, इफ यू विल कम टू पटना यू विल मीट मी, पहली बात तो यू विल कम टू नहीं, इफ के साथ क्या होगा? इफ यू कम टू पटना, विल का यूज नहीं होगा। क्यों भैया? क्योंकि इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में मेरे को इफ के साथ लिखना था, आगे मैं विल मीट कर दूंगा, सही है। फ्यूचर इंडिफिनिट मेरे को आगे चाहिए ही चाहिए, सही। इसके बाद अगला रूल क्या करना कि अगर इफ के साथ ना इमेजिनरी सेंटेंस आ रहा है, इमेजिनरी सेंटेंस आ रहा है ना अगर, तो अगला क्या होगा भैया? सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1 लगाएंगे। इमेजिनरी सेंटेंस का क्या रूल है भाई? इफ में ना ये वर्ब ना वर का यूज होगा, वर्ब का, सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, राम हो, श्याम हो, सबके साथ इमेजिनरी सेंटेंस में वर का यूज होगा, WERE, ठीक है। और ये जब कल्पना करेंगे, जो रियलिटी से कोई मतलब नहीं, बस कल्पना करेंगे। अगर मैं राजा होता, भाई तुम राजा बनोगे नहीं, अगर राजा होते तब ना कुछ करते। अगर मैं चिड़िया होता, जनरली यही कहते हैं ना लोग, तो ये करेंगे ना कि अगर मैं होता तब, तो इफ आई वर, या फिर अगर श्याम राजा होता, इफ श्याम वर अ किंग। अब श्याम आपने पढ़ा होगा, श्याम के साथ तो वाज लगाएंगे, लेकिन इमेजिनरी में ना कुछ भी हो सब्जेक्ट, उसके साथ वर ही यूज करेंगे। अब मैंने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके बोला है, बहुत सीरियसली लेना है इसको, ठीक है। वर ही लगेगा सब्जेक्ट के साथ, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर, ठीक है, इसमें लगेगा। तो अगला क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ वुड के साथ V1 लगेगा। जैसे अगर मान लो सब्जेक्ट वुड V1 को पहले लिख देंगे तो इफ क्लॉज बाद में आ जाएगा, तो उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर लग जाएगा। जैसे देखो क्या है, इफ आई वर अ बर्ड, हमने क्या लिखा? आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, वुड प्लस V1, दिख रहा है आपको? आई वुड फ्लाई इन द स्काई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, काल्पनिक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे है, इफ आई डैश किंग आई वुड लिव इन अ पैलेस, अगर मैं राजा होता तो मैं एक पैलेस, महल में रहता, तो वर का यूज हो जाएगा भाई, इफ आई वर अ किंग, ठीक है, आई वर किंग आई वुड लिव इन अ पैलेस, ठीक है, मैं रहता, तो ये वुड ही आएगा और यहाँ पे वर होगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है इमेजिनरी वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। ऐसे और भी है, देखो अगर इफ के क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है
तो इफ क्लॉज के साथ एक में ना पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, तो सेकंड वाले में वुड के साथ हैव आ जाता है, और वुड के साथ हैव आया तो आगे चल के वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बोलोगे ऐसा क्या, समझ में नहीं आया? जैसे देखो इफ के साथ क्या है, आई हैड सीन यू। अब पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। हैड के साथ मैं इस पे इसका एक्सेप्शन समझाऊंगा आगे चल के, रुक। हैड के साथ भी3 आया है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। आई इफ है, इफ के साथ सब्जेक्ट है और हैड प्लस भी3 है, तो इसका मतलब आने वाला सेंटेंस जो होगा उसमें वुड हैव प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वुड हैव स्टॉप्ड माय कार। ओके, ये चीज समझ में आ गया? क्या समझा आपने? इफ क्लॉज के साथ अगर हैड प्लस भी3 आया है बच्चा, तो अगला क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वुड के साथ हैव लगेगा, देन जाके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां हैड है तभी आगे वुड के साथ हैव लगेगा, अगर यहां हैड नहीं है तो यहां हैव नहीं लगेगा। और हैड के साथ भी3 भी देखना होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी देखना होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल आगे चल के दिखाऊंगा। खैर वो आगे बाद में चलेंगे, बट इसी को ना इसी रूल का ना एक घुमा के यूज करते हैं। कैसे? अगर मान लो इफ हटाना हो मेरे को, इसमें इफ हटाना हो, तो मैं इफ क्लॉज को हटा के ना मैं हैड को पहले कर सकता हूं, हैड सब्जेक्ट प्लस भी3। तो ये भी इफ क्लॉज का ही समझना, इसमें इफ गायब है लेकिन हैड पहले आ गया है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, अगला सेंटेंस भी वही होगा, सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस भी3। ठीक है, ध्यान दे रहे हो ना? अगर पास्ट परफेक्ट तो ये भी है ना कि हैड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, हैड भी3 ऑब्जेक्ट, तो अगला क्या होगा, वुड हैव प्लस भी3। जैसे हैड आई सीन यू, हैड सीन, फिर क्या बोलोगे, वुड हैव भी3 स्टॉप्ड। ठीक है, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। तो ये रूल कह रहा है सेकंड, अगला कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा, इसी को पास्ट परफेक्ट का था, तो पास्ट इंडेफिनिट का भी इसका है क्या, इफ के साथ अगर कोई सब्जेक्ट है उसका अगर V2 है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। समझ रहे हो ना इस चीज को? टेंस क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट के साथ V2 आ रहा है मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में अगर वो है, ध्यान देना, इसको V2 कहो या फिर पास्ट इंडेफिनिट कहो, तो फिर क्या अगला वुड के साथ V1 आ जाएगा, सब्जेक्ट वुड प्लस V1। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बोलोगे देखो कैसे, देखो इफ आई वेंट टू पटना आई वुड स्टे इन 5 स्टार होटल। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूं। अच्छा, इसमें बताना क्या होगा, मैं बोलता हूं ना इफ, थोड़ा गंदा लिख रहा हूं ऐसे, इफ, ठीक है, आई हैड अ कार। अब बोलो मैं क्या लिखूंगा, यहां पे अगर मेरे को हैड दिखा तो आपके दिमाग में चलेगा ना हैड दिखा है, अच्छा ठीक है, यहां पे लिख दो ना आई वुड हैव गॉन टू पटना। अगर मेरे पास कार होता ना तो मैं पटना जाता। तो ये क्या है, इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव गॉन, गो एंड गॉन, ठीक है, गॉन टू पटना। क्या सेंटेंस सही है? बोलोगे आपके अकॉर्डिंग तो सही है, आपने कहा था ना कि हैड होगा तो वुड हैव करो। अरे भैया मैंने क्या कहा था, हैड के साथ भी3 होना चाहिए। क्या ये पास्ट परफेक्ट में है? ये नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर मेरे पास कार होता, ऊपर से इमेजिनरी है, ये चीज इमेजिनरी है, बट इमेजिनरी भी कैसा है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, कल्पना कर रहा है। यहां पे वर्ब भी नहीं आ सकता है, ये पोसेशन को दिखाने के लिए हैड का यूज किया है, परफेक्ट को बनाने के लिए नहीं। हैड के साथ कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यहाँ पे अकार कोई वर्ब फॉर्म है नहीं ना लगा है। अगर हैड के साथ कोई नाउन आ जाता है अकार, तो यहां पे क्या होगा, हैव हट जाएगा, आई वुड गो टू पटना हो जाएगा। आप यही रूल को फॉलो करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। ठीक है, बहुत ही इसको हाईलाइट करके मैंने बताया है। बहुत ही कम टीचर इस चीज पे फोकस करते हैं, रटा रटाए पे फोकस करके निकल जाते हैं। जब ऐसे एग्जाम में सवाल आते हैं तो बच्चा फंस जाता है। इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेना, पीछे कर करके 2 से 3 बार देख लेना। अब सो के साथ देखो डैट कंजक्शन यूज होता है जब सेंटेंस निगेटिव का हो। तो के साथ डैट का कंजक्शन यूज होता है जब सेंटेंस निगेटिव का हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमूव टू बनाते हो ना, रिमूव टू। मैं इधर मॉक के अंदर रिमूव टू करवा रहा था। ठीक है, मॉक के अंदर जब रिमूव टू मैं करवा रहा था तो बच्चों ने कहा ना कि सर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है इसका, तो मैं देखो करा रहा हूँ। तो के साथ डैट का यूज होता है, सेंटेंस निगेटिव बनाता है। लेकिन T-double-O-2 और सिंगल टू के बाद सेंटेंस पॉजिटिव रहता है। जैसे देखो, ये मैं कह रहा हूं आई एम सो हैप्पी,
मैं बहुत खुश हूं, तो यहाँ पे सो हैप्पी कहना गलत है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव थोड़ी है, पॉजिटिव है। क्या कहोगे? आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, क्या कहोगे? आई एम वेरी हैप्पी। आगे देखो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, राम इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। सो के साथ डैट कब लाएंगे? जब निगेटिव बनाएंगे। तो देखो सो के साथ डैट आया, क्लियर है, लेकिन ये निगेटिव है, तो ही कांट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। तो ये क्योंकि वो क्या है भैया, चल नहीं सकता है, तो कैन नॉट क्या है, एक निगेटिव है ना, आ गया कि नहीं। सो डैट के साथ अगला जो सेंटेंस आएगा वो निगेटिव आएगा, इस चीज को माइंड में लेके चलना। अगर किसी सो डैट का यूज पॉजिटिव के अंदर कर दिया, समझ जाना उस सेंटेंस में एरर है। ठीक है, जैसे देखो राम इज सो टायर्ड टू ही कांट वॉक। भाई क्या दिक्कत है इसके अंदर? इस सेंटेंस में पूरा कचड़ा कर रखा गया। पहली बात तो सो के साथ टू नहीं आता, और सो डैट अगर लाते भी तो तब जाके ये कांट बनता। तो सिंपल सा लॉजिक है ना, ये सो टू को नहीं यूज करते तो इस टू के साथ कौन सा यूज करते हैं? तो देखो ये हो जाएगा टी डबल ओ, उसके बाद सिंगल टू। पहले सिंगल टू और बाद में डबल टू का यूज नहीं कर देना, मतलब डबल ओ वाला टू का यूज मत कर देना। तो राम इज टू टायर्ड टू वॉक। ठीक है ना, तो ये चीज समझना, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें रिमूव टू में काम आने वाले हैं, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगा। 36 क्या कह रहा है, सम और एनी में क्या फर्क है? सम का मतलब भी होता है थोड़ा, एनी का मतलब भी हो थोड़ा। सम का पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे ही हैज सम राइस, ठीक है, उसके पास थोड़ा सा चावल है। ही हैज नॉट सम फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाएगा। जब नेगेटिव बनाना है ना तो उसको एनी का यूज करो। एनी का क्या करोगे? ही हैज नॉट एनी फ्रेंड्स कहोगे आप। ठीक है, तो ये कह सकते हो ये है ना, एनी का निगेटिव में बनाते हैं, निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो फिर ही हैज नॉट एनी फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने ये चीज बताया आपको। अब एनी का ना सिर्फ निगेटिव में बल्कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी बनाते हैं। लाइक मैं बोल रहा हूं ना, डज ही हैव एनी प्रॉब्लम। अब ये तो देखो नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। ये नेगेटिव नहीं है तो क्या है? इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव है तो वहां पे सम का यूज करना गलत है। सम सवाल नहीं पूछता है, एनी सवाल पूछता है। याद रहेगा ना, ऐसे करना, सम सवाल नहीं पूछता है, एनी सवाल पूछता है। तो मैं कहना, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या उसको कुछ प्रॉब्लम है? डज ही हैव एनी प्रॉब्लम? बोलोगे ही के साथ हैव क्यों लगा? डज के वजह से। डज के बाद V1 आता है, और हैज क्या है? V5 है। याद रहेगा ना। तो डज ही हैव एनी प्रॉब्लम, एनी का यूज किया जबकि ये निगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, और नो और एनी का यूज एक साथ नहीं कर सकते हम लोग, ये भी चीज याद रखना। ये नो एनी अगर एक साथ सेंटेंस में लिख दे, ये गलत होता है। समझ में आ रहा है? बोलोगे हाँ। फ्यू और लिटिल में समझना, मैं आपको समझा देता हूँ, आज के बाद भूलोगे ही नहीं। बहुत लफड़ा रहता है ना लोगों को फ्यू और लिटिल के अंदर, समझ लोगे तो भूलोगे ही नहीं, मैं दावा करता हूँ। देखो पहली चीज समझना ना, फ्यू को ना काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, लिटिल को अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। क्या? फ्यू को काउंटेबल, लिटिल को अनकाउंटेबल। जैसे दूध दही करना है ना, दूध दही खाना है, चावल खाना है, तो उसके साथ लिटिल करोगे। वाटर के साथ लिटिल करोगे। ठीक है, वाटर के साथ लिटिल करोगे। अब फ्यू किसके साथ? जो चीज आप काउंट कर सकते हो। फ्यू फ्रेंड्स ऐसे कर सकते हो, फ्यू फ्रेंड कहते हो, क्योंकि फ्रेंड काउंट कर सकते हो ना, 2 4 10 20 25 100 200 जितने भी हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो सीख गए यहां से भाई कि फ्यू और लिटिल में क्या फर्क है। फ्यू काउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल। अब फ्यू के 3 रूप होते हैं, लिटिल के भी 3 रूप होते हैं। पहला फ्यू में देखो अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू। अ फ्यू का यूज कब करोगे? जब संख्या में थोड़ा है। ठीक है, जब कुछ है, जब थोड़ा है, जब ये चीजें पॉजिटिव साइन शो कर रही होती हैं। फ्यू का मतलब है क्या? ना के बराबर, ये जनरली निगेटिव चीज साइन कर रही है। ठीक है, क्या है? ना के बराबर, उसमें हमारा ही काम नहीं चलेगा, तुम्हारा कहां चलेगा। द फ्यू का मतलब संख्या में इतना कम कि मानो खत्म होने वाला, इसमें किसी का काम ही नहीं चलेगा। फ्यू का मतलब ये है ना कि हम मुश्किल से अपना काम चला पा रहे हैं, दे नहीं पाएंगे किसी को। द फ्यू का मतलब क्या है? अब इसमें तो हमारा ही नहीं होगा, तुम्हारा कहां से होगा। बात समझ में आ गया। लिटिल में भी सेम चीज है। अ लिटिल का मतलब मात्रा में थोड़ा होना, कि लो थोड़ा तुम भी ले लो, थोड़ा हम भी ले लेते, दोनों का काम चल सकता है। ठीक है, अ फ्यू का मतलब भी वही कि थोड़ा थोड़ा काम चल जाएगा। लिटिल का मतलब नहीं, सिर्फ मेरा काम चलेगा, तुम्हारा नहीं होगा। द लिटिल का मतलब ना हमारे नहीं चलेगा तो तुमको कहां से देंगे। हम खुद लेके बैठे, हम सोच रहे हैं इसका करे तो क्या करें, हम खुद नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। तो द आ गया
तो मतलब हम खुद भी नहीं यूज कर पा रहे हैं। बिना कोई आर्टिकल के आया तो वो हम काम कर ले रहे हैं, और अ आर्टिकल आ रहा है तो उसका मतलब थोड़ा थोड़ा बांट ले रहे हैं, चाहे वो फ्यू हो चाहे लिटिल हो, इनका यूज समझो। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। अ लिटिल का मतलब क्या है? क्या यार अ लिटिल सही है? हाँ, कहते हैं ना किसी चीज का थोड़ा नॉलेज डेंजरस होता है, तो ये चीज सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अ लिटिल का मतलब थोड़ा नॉलेज, ठीक है, अधूरा ज्ञान, ठीक है। अब ये फिर मैं कहूँ ना कि द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज। अब इसके अंदर भरो क्या भरना है, डॉक्टर एडवाइज हिम। अब पहली बात तो कुछ दिनों के लिए, क्या दिनों को आप काउंट कर सकते हो? बताओ, मैंने क्या बोला? फ्यू काउंटेबल के साथ, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ। तो बोलोगे हाँ दिनों को तो हम काउंट कर सकते हैं, उस हिसाब से लिटिल का यूज नहीं कर सकते हम लोग। अ फ्यू या फिर द फ्यू का यूज होगा, अ लिटिल द लिटिल का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अ फ्यू या फिर द फ्यू क्या यूज करें? तो बोलोगे कुछ दिनों के रेस्ट के लिए, और द का क्या मतलब होता है? खत्म, कुछ नहीं, मतलब कुछ एक दो दिन रेस्ट मत करो तुम। द फ्यू का मतलब यही ना, क्या कहा? द फ्यू मतलब मेरा ही नहीं होगा तो तुमको कहां से देंगे, मतलब इतना रेस्ट करोगे, रेस्ट ही मत करो। तो डॉक्टर ऐसा थोड़ी कहेगा कि तुम रेस्ट ही मत करो, मतलब उसने कहा एक आध दिन का रेस्ट कर लो, ठीक है। इसका मतलब अ फ्यू डेज। बोलो कि स्टार्टिंग में आपने अ लिटिल को एक्सप्लेन नहीं किया, अब ये चीज समझ में आ गया ना कि डॉक्टर ने क्या कहा, कुछ दिनों का रेस्ट करो, मतलब कुछ दिन कहाँ सो है, अ फ्यू के अंदर ही सो कर, अ फ्यू डेज। द फ्यू का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल ना ना रेस्ट नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो, ठीक है, ना के एकदम ना के बराबर, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे ना कह रहा वो। द फ्यू का मतलब बात समझ में आ गया। ऊपर मैंने नॉलेज का क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है नॉलेज, पढ़े ना, आज ही पढ़े थे। तो उसके साथ तो भाई फ्यू का यूज नहीं कर सकते हम लोग, लिटिल ही होगा। तो बोलोगे इसके अंदर हम द लिटिल, अ लिटिल का यूज क्यों, हमने द लिटिल या लिटिल का यूज क्यों नहीं किया? हम लोग जब भी बोलते हैं ना कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान का मतलब तुम्हारे पास कुछ तो ज्ञान है ना, साफ ना के बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब कुछ ज्ञान है तो कुछ कुछ होने का क्या प्रतीत बताता, लिटिल ही बताता ना। द लिटिल करोगे तो इसका मतलब क्या, बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है उसके पास, तो ज्ञान ही नहीं है तो खतरनाक क्या? अधूरा ज्ञान खतरनाक है, मतलब कुछ तो ज्ञान है। तो जब कुछ है तो वहां पे अ वाला यूज करो, ठीक है। अब इसमें खुद से फिल करना, द शो वॉज कैंसल्ड एज डैश पीपल टर्न अप टू सेट। अब कहना है कि शो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वहां पे कम लोग आए हुए थे। अब कम लोग आए थे, कम के अर्थ में क्या होगा, लोग हैं तो लिटिल का यूज नहीं कर सकते हो, लोगों को काउंट कर सकते हो, तो फ्यू पे आधारित होगा। अब फ्यू में कौन सा होगा, द फ्यू, अ फ्यू, ए फ्यू। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ ना अ फ्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लोग आए थे, जब कुछ लोग आए थे तो शो कैंसिल हो सकता है? एक बात बताओ मेरे को, जब किसी हॉल में अगर मान लो 5 लोग भी टिकट कटा के बैठ जाते हैं, भले 500 सीट हो, तो है उसका हिम्मत कि वो कैंसिल कर देगा? नहीं, उसको चलाना है, टिकट कटवाया है लोगों ने, अपना टाइम निकाल के आया, रूल के अकॉर्डिंग यही है ना कि चलाना पड़ेगा तुमको, 5 टिकट तुमने काटा है। जब कुछ लोग भी आ गए तो तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो, इस हिसाब से तो ऑफ यू नहीं, क्योंकि ऑफ यू का मतलब क्या है, कुछ लोग हैं। जब कुछ लोग हैं तो तुम कैंसिल कैसे कर दे रहे हो शो को, पॉसिबल ही नहीं है। अब द फ्यू और फ्यू में क्या माजरा है, द फ्यू और द फ्यू में क्या फर्क है ना, फ्यू का मतलब है ना, फ्यू में भी कुछ चीज है, थोड़ा सा है, लेकिन द फ्यू का मतलब क्या, बिल्कुल भी किसी चीज काम लायक नहीं है, यही ना। द फ्यू का मतलब किसी के काम लायक नहीं। और जब बिल्कुल भी लोग नहीं है तो कैंसिल करने का सिचुएशन कौन देता है, द फ्यू, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी लोग हैं ही नहीं किसी काम लायक, तो भाई कैंसिल करना ही पड़ेगा ना वो चीज। अब समझ में आ गया ये सब चीजों को? चलो, मैनी और मच में देखो क्या है, मच मच मत करो ज्यादा, दोनों का मतलब होता है बहुत। मैनी को काउंटेबल के लिए करते हैं, मच को अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, बस सिंपल सा। जैसे मैं बोलता हूँ ना आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मतलब मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं ये दोस्त हैं, तो मैं मच फ्रेंड नहीं कह सकता क्योंकि दोस्त मेरे काउंट है, वो अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है, इसलिए मैनी फ्रेंड्स। जो चीज काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, मच करो। ही हैज मच मिल्क, उसके पास बहुते दूध है, ठीक है, मतलब मिल्क तो अनकाउंटेबल है ना, तो मच का यूज करोगे आप। तो यही एक फर्क था और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, 39 देखो, कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज होता है, बोलोगे कॉम्पेरेटिव डिग्री बोले तो व्हाट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है, बोलोगे सुपरलेटिव डिग्री बोले तो व्हाट। मैं बोलता हूं ना गुड, बोलोगे ठीक है, डिग्री बताओ गुड क्या कह रहे हो। मैं बोलता हूं बेटर, मैं कहता हूं बेस्ट। ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। ये क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्री। क्या है भाई, कॉम्पेरेटिव डिग्री।
ये क्या है भाई, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब समझ में आ गया। पॉजिटिव बोले तो किसी भी चीज का बेस फॉर्म, उससे थोड़ा सा अच्छा होगा तो दैट इज कॉम्परेटिव डिग्री, बेटर। और सबसे अच्छा मतलब सुपर, टॉप लेवल का, सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट। तो ये जो बेस्ट है ना, सुपरलेटिव है, तो इसके पहले द बेस्ट आएगा। तो वही मैंने बोला, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है ग्रामर के अंदर। कॉम्परेटिव लगा रहे हो तो उसके आगे देन का यूज करोगे। देन का यूज कर देते एग्जाम में, गलत है। THEN नहीं कर सकते, देन THAN करोगे। ठीक है, चलो जैसे राम इज टॉलर, टॉलर क्या है, कॉम्परेटिव है ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। देन श्याम, टू श्याम करना पाप हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूं ना, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो टॉलेस्ट है ना क्लास का, तो द लगाना जरूरी है। यहां पे अगर द हटा दोगे, राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉलेस्ट के पहले द, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल यूज करते हैं। अपने आर्टिकल में भी पढ़ा होगा ये चीज। ये चीज तो मेरे को बताने लायक नहीं है, बिकॉज मास्टर क्लास 1 के अंदर बताया था मैंने कि एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे बनाते हैं, तो इनको छोड़ दो। ठीक है, इनको बिल्कुल भी छोड़ दो अब, क्योंकि वो चीजें मैंने पढ़ा दी है कि एडवर्ब कैसे बनाते हैं 14 नंबर। बल इसमें तो मैंने थोड़ा सा लिखा है ना, मास्टर क्लास 1 में डिटेल में जाकर पढ़ा दिया है। नाउन कैसे बनाते हैं, वर्ब कैसे बनाते हैं, एडवर्ब कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, सब चीजें मैंने मास्टर क्लास 1 में पढ़ा दिया है। जाके देख लो आपने नहीं देखा तो। अब देखो क्या करें, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा ना तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाते हैं उसका भी। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सवाल एग्जाम में आता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। जैसे राम इज गोइंग, अब जब ये राम जा रहा है तो राम क्या है भाई, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इसका वर्ब जो है ना, वर्ब निकल के आएगा इजंट, और हमारा राम के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। ठीक है, सब इसी सब्जेक्ट का प्रोनाउन बनता है और इस वर्ब का कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। इज नॉट को क्या लिखते हैं, इजंट। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलो ठीक है। फिर कह रहे हैं सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है, तो ये चीज आप अगर आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा। अगर आपने क्वेश्चन टैग अभी तक नहीं पढ़ा तो इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको स्किप करना, बिकॉज लास्ट टाइम में शायद आपने क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ा कभी, तो समझ में नहीं आएगा। अगर 9-10 में पढ़ा हो तो समझ में आ जाएगा। अब राम इज नॉट रीडिंग क्या है, निगेटिव है ना, तो यहाँ पे इसका इज निकलेगा। नॉट अगर इसके अंदर आ गया है तो इसका क्वेश्चन टैग में नॉट इजंट नहीं लिख सकते, इज बनाएंगे। और राम के लिए सब्जेक्ट क्या निकालेंगे, ही निकालेंगे बस। अगर वही देखो, मैं क्वेश्चन टैग का बेसिक समझा दे रहा हूं इसके अंदर। ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, इज का ना इजंट बनता है, आर का ना आरंट बनता है, एम का एमंट नहीं बनता है, आरंट ही बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम का क्या बनता है, एम प्लस नॉट को ना एमंट नहीं कहते हैं। एम नॉट अगर रहेगा ना तो एम बनेगा। ठीक है, एम नॉट अगर रहेगा क्वेश्चन के अंदर तो उसका एम बनेगा क्वेश्चन टैग। वॉज रहेगा तो वॉजंट बनेगा, वर रहेगा तो वरंट रहेगा, हैज रहेगा तो हैजंट, हैव रहेगा तो हैजंट। वहीं पे अगर ये हैड है तो हैड का क्या बनेगा, हैडंट। ये छूट गया है। ठीक है, जैसे देखो सीता इज गोइंग देयर, तो इज है ना, तो इज का क्या बनेगा, इज नॉट नहीं है, इज है तो इजंट बन जाएगा, और सीता के लिए सी निकलेगा। आ गया ना। फिर देखो राम एंड सीता आर गोइंग देयर, अब राम एंड सीता दो लोग हैं, तो दो लोग के लिए प्रोनाउन क्या बनता है, दे बनता है। और आर के लिए क्या बनेगा, आरंट, तो आरंट, और दो लोग हैं, दैट्स वाई रीजन हमने दे का यूज किया, प्लूरल है ना। आई एम गोइंग देयर, तो एमंट कर देना गलत हो जाएगा। एमंट आई नहीं, आई का प्रोनाउन आई ही होता है, तो एमंट आई नहीं, आरंट आई। एम का एमंट बनता ही नहीं, मैंने बोला ना एम का आरंट बनता है। फिर आई एम नॉट गोइंग देयर, एम नॉट है यहाँ पे तो क्या बनेगा, एम बन जाएगा, एम आई। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो उसका डोंट बनाओगे, सेकंड फॉर्म रहेगा तो डिडंट बनाओगे, फिफ्थ फॉर्म रहेगा तो डजंट बनाओगे। और डजंट अगर सेंटेंस में है तो डज बनाओगे, डोंट अगर सेंटेंस में है तो डू बनाओगे, डिडंट है तो डिड बनाओगे। कैसे, चीजों को समझो कैसे। ये सेंटेंस देखो यहां तक, ही राइट्स अ लेटर, इसके अंदर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो ये राइट्स में ही समझ में आ रहा ना कि राइट्स में V5 लगा है, तो V5 के लिए क्या निकालोगे, डजंट, तो डजंट ही। डजंट यहां पे रहता है ना, तो यहां पे क्या बना देते हैं आप, डज बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर डजंट है नहीं है, राइट्स है, राइट्स V5 है, तो डजंट बनाओगे। और ही का तो प्रोनाउन ही निकलेगा। ठीक है, अब देखो यू राइट अ लेटर, अब ये राइट क्या है, V1 है, V1 का क्या निकालोगे, डोंट, तो डोंट, यू का यू ही निकलता है प्रोनाउन, डोंट यू। ठीक है,
मैंने कहा राम रोट अ लेटर, रोट क्या है, V2 है, V2 का क्या निकालोगे यहाँ पे देखो आप, डिडंट, देखो डिडंट, राम के लिए क्या निकालोगे, यू नहीं निकाल सकते, डिडंट ही निकालोगे आप। पहले वाले में देखो क्या है, यू है, तो यू नहीं, राम के लिए क्या आप निकलेगा, प्रोनाउन ही निकलेगा, तो डिडंट ही। इस हिसाब से पहला गलत है, सेकंड सी है, डिडंट ही। ओके, आगे देखो फिर क्या कह रहा है, सी डजंट राइट अ लेटर, तो डजंट आ गया ना, तो इसका क्या क्वेश्चन टैग निकलेगा, डज निकलेगा, तो देखो हमने डज फिल किया यहाँ पे। आई डू नॉट, डू नॉट का क्या निकालोगे, देखो डू नॉट का क्या निकालोगे आप, डोंट का डू यू निकालोगे, तो डू नॉट का क्या निकालोगे, डू आई, निगेटिव है ऑलरेडी तो हम पॉजिटिव करेंगे क्वेश्चन टैग। गीता डिडंट राइट अ लेटर, तो डिडंट ऑलरेडी निगेटिव है, तो डिड सी निकलेगा ना, गीता के लिए सी निकलेगा। तो ये तो था टेंस का जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हैज बोला तो समझा दिया ना मैंने इधर ही, हाँ ठीक है। चलो, मॉडल वर्ब अगर रहेगा, देखो विल का वांट बनाते हैं, विलेंट नहीं बनाते हैं, सेल का सेलेंट नहीं बनाते हैं, सेंट बनाते हैं, SHA'T, SHAN''T। कैन का कांट बनाते हैं, उड का उडंट, सुड का सुडंट, कुड का कुडंट, नीड का निडंट, डेयर का डेयरंट, मे का मेंट, ठीक है। वहीं पे माइट का माइटेंट, मस्ट का मस्टेंट, आउट टू का आउटेंट, ठीक है। यूज टू का यूजेंट या फिर डिडंट, यूज टू का दोनों बनता है, यूजेंट बन भी जाता है, डिडंट भी बन जाता है। तो ये एक लिस्ट है, आप इसको पढ़ लेना। जैसे ही विल रीड दिस, ही विल रीड दिस, तो विल पॉजिटिव में है ना, यहाँ पे विल नॉट थोड़ी है, तो विल का क्या बनेगा, वांट, विलंट नहीं बना देना। ऑप्शन में कभी कभी चोट्टा दे भी देता है एग्जामिनर, विलंट, विलंट क्या होता है, वांट, और ही का तो ही निकलेगा। फिर मैंने बोला सेल, तो सेल का सेंट बनेगा ना, सेलेंट नहीं बनाना, सेंट, और वी का वी। फिर मैंने बोला देखो गीता यूज्ड टू गो देयर, तो यूज्ड टू का क्या बनेगा, यूजंट भी बन जाता है, तो देखो मैंने यूज टू का बनाया यूजंट सी, गीता के लिए सी, और यूज टू का मैंने एक चीज और बनाया, डिडंट भी बना दिया, तो दोनों सही है, डिडंट सी भी हो जाएगा, यूजंट सी, तो दोनों सेंटेंस सही है। मैंने बोला था ना, देखो यूज टू का दोनों बनते हैं, यूजंट भी बनता है, डिडंट भी बनता है, तो ये चीज थोड़ा सा पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखो नीड और डेयर पे बनाना हो मेरे को, तो नीड और डेयर को समझना। अगर नीड डेयर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसका क्वेश्चन टैग नीडंट और डेयरंट बनेगा। ओके, और नीड और डेयर के साथ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये डोंट और डजंट पे बन जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि नीड और डेयर ना यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम करेगा, मेन वर्ब के साथ टू और V1 आ जाता है। यहाँ पे नीड डेयर के साथ अगर V1 है तो ये मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, और मॉडल वर्ब की तरह इसका नीडंट डेयर बनता है, डेरंट बनता है। नीड और डेयर के साथ 2 + V1 आ जाए, 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो नीडंट डेयरंट मत बना देना, डोंट या डजंट पे बनाना, ठीक है। जैसे समझो नीड डेयर का तो समझ में आ रहा होगा, 2 + V1 का समझो, जैसे क्या, आई नीड टू गो देयर। अब यहाँ पे नीड का मतलब ना जरूरत आ गया, ये मॉडल वर्ब नहीं है, अब मेन वर्ब है। तो नीड के लिए क्या बनेगा, जब नीड है मेन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, तो डोंट बन जाएगा, डोंट आई। अब यू डेयर टू गो देयर, अब ये यू डेयर मतलब साहस के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, साहस, तो तुम साहस कर रहे हो तो डोंट बन जाएगा, डोंट यू। वहीं पे ही रहता तो डजंट बन जाता है ये चीज, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैज, हैव, हैड के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, क्वेश्चन टैग हैवंट, हैजंट और हैडंट बनेगा। लेकिन हैज, हैव, हैड के साथ अगर कोई नाउन आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भाई पोसेशन को शो कर रहे हैं। रुको, ये क्या हो रहा है, मैं लिख रहा हूं, कुछ हो रहा है कुछ, ठीक है, वेट। हैव अगर आया है और इसके साथ कोई नाउन आया है तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हैज के साथ कोई नाउन है तो कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हैड के साथ नाउन है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, जो मैंने कंडीशनल सेंटेंस के अंदर बोला। तो उस सिचुएशन में हैड के लिए, सॉरी हैव के लिए डोंट बनेगा, हैज के लिए डजंट बनेगा, हैड के लिए डिडंट बनेगा। जैसे राम हैज अ पेन, राम के पास एक पेन है, तो राम हैज के साथ कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म थोड़ी है, नाउन है अ पेन, तो अब यहाँ पे हैजंट मत बना देना, यहाँ पे डजंट ही हो जाएगा, ठीक है। राम के लिए डजंट आ गया। मैं बोलता हूँ यू हैड अ पेन, तो देखो यहाँ पे क्या है, नाउन है हैड के बाद, तो हैड का हैडंट नहीं बना देना, डिडंट, पास्ट इंडेफिनिट में है तो डिडंट यू। मैं बोलूँ आई हैव डन दिस वर्क, मैं इस चीज को कर चुका हूं, तो अब इसका ना डोंट मत बना देना, हैव के साथ देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैव डन, तो यहाँ पे हैव का हैवंट बनेगा। तो फर्क यही है, समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो ये हैवंट, हैजंट, हैडंट बनेगा, और हैव, हैज, हैड के बाद अगर कोई नाउन आया है तो डोंट, डजंट, डिडंट बनेगा। ओके, 47 देखो, दिस, दैट के लिए ना इट पर आधारित प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे दिस इज माई पेन है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इजंट इट,
इज के लिए तो इजेंट बना और इसका प्रोनाउन क्या बना, दिस एंड दिस मत कर देना, दिस के लिए इट बनेगा। डेट इज योर पेन का तो इजेंट बना, लेकिन डेट के लिए इट पर आधारित प्रोनाउन बना। ये प्रोनाउन भी ध्यान देना। क्लियर है? क्वेश्चन टैग इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं उसके अंदर। वहीं पे दीज दोस्त के लिए भी इट मत कर देना, दोज दीज प्लूरल के लिए होते हैं ना, तो दे का प्रोनाउन यूज करना। ठीक है, दीज आर माई पेन्स तो आरंट दे आ गया ना यहाँ पे। दोज आर माई पेन्स तो आरंट दे, तो ये दीज दो तो प्लूरल को बता रहे हैं ना बहुत ज्यादा के लिए, तो दे का यूज करो आप, इट पे मत कर देना। 49 देखो, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नोन या फिर नन या फिर नोबडी अगर आएगा तो इसका भी प्रोनाउन ना क्वेश्चन टैग में दे बन जाता है। ठीक है, इट नहीं बनता है, दे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समवन इज कमिंग, तो यहां पे जब दे यूज कर रहे हो तो इज का एजेंट नहीं कर सकते आप, इसका क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल बनता है। इन सभी का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हमेशा प्लूरल बनता है, याद रहेगा। देखो यहां पे इज, समवन के बाद इज होने के बावजूद बिना आरंट दे बना है। एवरीवन हैज कम के बाद हैज होने के बावजूद बिना हैवंट दे बना है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउन प्लूरल यूज करते हैं और प्लूरल प्रोनाउन की वजह से मेरे को इसका वर्ब भी ना प्लूरल यूज करना पड़ रहा है। नन हैज कम तो हैव दे। अब नन का, नोबडी का कभी भी क्वेश्चन टैग निगेटिव मत बनाना। यहां पे नो नॉट नहीं लिखा है, नन अपने आप में एक निगेटिव है, तो इसके लिए हैवंट नहीं बना सकते, हैव दे बनेगा। ठीक है, अब ये सारे मैंने वही चीज बता रहा हूं। यहां पे देखो, नो, नेवर, नॉट, नाइदर, नन देखो है, नो वन है, सेल्डम है, नो बडी, नथिंग, स्कार्सली, बैरली, वेरली, रेयरली, फ्यू, लिटिल, ये सब जो है ना, फ्यू, लिटिल, देखो ये सब जो है ना निगेटिव अर्थ देते हैं और इन सब का क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। जैसे आई हैव फ्यू पेन्स, तो फ्यू आ गया ना, तो यहां पे क्या है भाई, आई हैव फ्यू पेन्स, तो हैव के बाद भी3 नहीं है तो डू पे आधारित बनेगा, तो डू आई, डोंट नहीं, क्यों? क्योंकि फ्यू आ गया है। ही हार्डली गोज टू मार्केट, तो यहां पे ना तो क्या है भाई, गोज है तो डज पे बनेगा, डजंट नहीं, क्यों? हार्डली निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा, डज ही। तो ये चीज था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखो, अगर मान लो क्वेश्चन टैग में अगर कोई सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर प्लीज के बाद कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, या फिर डोंट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हमेशा विल यू, हमेशा विल यू, आंख बंद करके बना दो विल यू। जैसे V1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ब्रिंग, ब्रिंग तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहली सेंटेंस में आ जा रहा है, तो इसका बना दो विल यू। ठीक है, डोंट गो, मतलब डोंट के साथ V1 आ रहा है, डोंट गो आउटसाइड, तो चुपचाप बना दो विल यू, हमेशा विल यू, विल यू, अब इधर सोचना नहीं है कुछ भी, ये तीनों स्ट्रक्चर के बेस पे आ रहे हैं। देखो प्लीज प्लस V1, प्लीज गिव मी योर मोबाइल, तो इधर सोचना नहीं है क्या वर्ब है, क्या नजारा है, क्या मोहब्बत है, कुछ नहीं, विल यू लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलो एक देखो, लेट पे आधारित अगर क्वेश्चन टैग पूछेगा ना तो उसका भी वही बन जाता है विल यू, लेकिन लेट के बाद अगर अस दे रखा है ना तो उसका सेल यू बनाना। लेट के बाद अगर मी है, हर है, कुछ और है तो विल यू बनाओ, लेकिन लेट के साथ अगर अस है ना तो सेल यू बनाना। जैसे लेट मी गो देयर विल यू, लेट हर गो देयर विल यू, लेकिन ये लेट अस आ गया ना गो देयर, तो चुपचाप सेल यू कर देना। अब यहाँ पर भी विल यू मत खोजने लगना। ठीक है सर, चलो फिर कहानी खत्म। जितने भी टॉप 52 रूल्स थे मैंने ग्रामर के करा दिए। अब जाओ मैं आपको चैलेंज करता हूं, इससे बाहर आपके एग्जाम में याद है ना तो आगे बोलना मैं अगली बार पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, बाकी इन सारे पीडीएफ को भी मैं बोल रहा हूँ चैलेंज की पढ़ के जाओ। सारे पीडीएफ के प्राइस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं बट इससे बेस्ट मटेरियल आपको कोई दे ही नहीं सकता है। तो गाइस या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वहां से बाय कर लो, फिर या फिर आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है 7279047787, यहां से भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और हाँ A to Z स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लेना।